सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हम एमजेड O002 जो हमारा सेकंड पेपर है एमएससी जियोलॉजी का, उसके हम दो चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए वीडियो रहेगी। अगर आपने स्टडी किया है, प्रिपरेशन करी है या नहीं की है, तो आपको लास्ट में ये वीडियो जरूर देखकर जानी चाहिए, ताकि आप अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट कर सके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पेपर में बैठ सके और अपने पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में जो है हम ये सब टॉपिक जो है ना पढ़ चुके हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वगैरह के बारे में हम जान चुके थे। एबीओ में आपके ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर से किस तरह से लिंक है, आरएच फैक्टर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज मतलब क्या होती हैं, और आरएच फैक्टर प्लस और नेगेटिव में एक हिपोलाइटिक डिजीज क्रिएट कर देते हैं आपके न्यूबॉर्न में। तो वो सब हम पढ़ चुके थे। मेंडल्स के जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट रहा है वो क्या था, किस चीज़ के ऊपर उसने स्टडी किया था, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के बारे में, उनके रेशियोज़ के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके थे। मेंडल्स ने जो आपने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे, डोमिनेंस का, सेग्रीगेशन का और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा हम डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के बीच में डिफरेंसेस पढ़ चुके थे। अब जो वीडियो है, ये वीडियो आपको मेनली जो मेन क्वेश्चन है उसके बारे में है। आप देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था ड्रोसोफिला में, जहाँ पर स्टडी किया था मॉर्टन ने। तो उन्होंने क्या स्टडी किया था और उन्होंने क्या देखा था। तो इसमें हम जानते थे ना कि वो जो मेल कैरेक्टर्स में ही मेल में ही शो कर रहा था, आपका वाइट आइज जो है मेल में ही ऑब्जर्व हो रही थी। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने, और जिसमें ये प्रूव हो गया था जो आपके जीन्स हैं वो कैरिड होते हैं एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, और वो ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को भी प्रूव कर रहे थे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे फर्दर जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को देखकर जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेपर के बाद भी मुझे रिव्यू जरूर डालिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। व्हाट इज जीन। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन के बारे में। पूछा जा सकता है आपसे कि जीन क्या है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है वो क्या है, ये हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है। आंसर में देखो, व्हाट इज जीन। पहले हमें अगर जीन के बारे में पूछा गया तो हमें जीन बताना है, ये आप सभी को पता है। जीन क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का सेगमेंट होता है दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन नीडेड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक प्रोटीन और फंक्शनल प्रोडक्ट। जैसे आरएनए बनता है किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में आरएनए को बनने के लिए जीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सेगमेंट होता है डीएनए का। ये जीन क्या होता है, एक्चुअली एक डीएनए का पार्ट होता है जो आगे जो है आरएनए का भी फॉर्मेशन कराता है, और सेलुलर जो है उसके फंक्शन में और उसकी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो जीन जो है बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। ये लाइन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि हेरिडिटी आप बताते ही जीन की वजह से हो। जब भी कोई भी आपका ट्रेट है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जीन की वजह से ही हो रहा होगा। उसमें एलील जो प्रेजेंट है उनकी वजह से हो रहा होगा, डोमिनेंस दिखा रहा होगा या फिर रिसेसिव ट्रेट अपने दिखा रहा होगा। तो ये क्यों होता है, जीन की वजह से होता है। दीज प्रोटीन्स कंट्रोल ट्रेट सच एज आई कलर, हाइट, मेटाबॉलिज्म। तो यही जो है, यही प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे आरएनए है, यही जो है आपके जीन जो होते हैं, यही आपकी कंट्रोल करके रखते हैं। आपकी आई का कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, या फिर आपके मेटाबॉलिज्म, बॉडी में किस तरह का मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म किस तरह का है, ये सब आपका जीन ही डिसाइड करता है। तो जीन क्या है, बेसिक यूनिट होती है या यूनिट होती है हेरिडिटी की, और यही डिसाइड कर रही होती है आपके आरएनए की फॉर्मेशन को भी, और आपकी मेटाबॉलिज्म, हाइट, आइज जो भी आपके कलर है। और ये मेन चीज़ तो आपकी हेरिडिटी से रिलेट करना, क्योंकि आपका जो चैप्टर है या फिर जो आपका ये कोर्स कोड है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो मोस्टली पॉइंट आपने उससे रिलेटेड डालने हैं। अगर की पॉइंट की बात करें तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। आप सभी को पता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं, सेल, और ये कहाँ होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन्स में जो है एलील्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेरिएशन लेकर आते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं किसी भी ट्रेट को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दे आर मेड ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो जीन्स होते हैं ये डीएनए के बने हुए होते हैं। फर्दर ये आपके आरएनए का फॉर्मेशन भी करते हैं। जीन्स पास हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स का ही काम होता है कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करती हैं। ईच जीन कंट्रोल्स और इन्फ्लुएंसेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। हर एक जीन का काम होता है कि वो इन्फ्लुएंस करके रखती है किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक को, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे हेयर का कलर क्या है, आपकी आई का कलर क्या है, आपकी हाइट कितनी जा सकती है, कितनी जाएगी, ठीक है। ये सब जो आपके पर्टिकुलर ट्रेट हैं उसको जीन ही कंट्रोल करती है। अगर पेरेंट्स से जीन मिला है ब्लू आई का, ठीक है, और बच्चे में वो चांसेस है उसके आने के, अगर वो आपका डोमिनेंट वाला जीन होगा, डोमिनेंस दिखा रहा होगा, तो बच्चे में भी उसकी आई, बच्चे की आई जो ब्लू कलर की हो सकती है। तो पर्टिकुलर ट्रेट को जो कंट्रोल करता है वो जीन ही होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल, ए जीन में कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू मेक एन एंजाइम दैट हेल्प डाइजेस्ट शुगर। या फिर हम कहते हैं जैसे किसी की बॉडी में शुगर का डाइजेशन हो रहा है, तो जीन ही रिस्पॉन्सिबल है उस शुगर को डाइजेस्ट कराने के लिए, क्योंकि जीन जो ट्रांसफर किया है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी कुछ एंजाइम्स को बनाने की, ताकि वो शुगर का डाइजेशन करा सकते। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसमें बता सकते हो कि जीन का रोल क्या रहता है, और ये हेरिडिटी को कैसे शो करता है। जैसे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ये पास ऑन होता है, तो इसके पास इंस्ट्रक्शन होती है ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और यही वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में बताया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो यही है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। ये बेस्ट एग्जांपल है, याद रखिएगा। देखिए, ए जीन में कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू मेक एन एंजाइम। यहाँ पे इसके पास एक इसके पास एबिलिटी होती है जिससे ये इंस्ट्रक्शंस दे सके एक एंजाइम को बनाने की, और ये बाकी जो ये एंजाइम है ये फर्दर क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा शुगर को। यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है। तो जीन ने बनाया है एंजाइम, और एंजाइम क्या कर रहा है, डाइजेस्ट
डाइजेस्ट कर रहा है शुगर को, या कोई एक प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है ये एंजाइम, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है। यही हम पढ़ेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में कि एक जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है एक एंजाइम के प्रोडक्शन में, और वो एंजाइम जो है किसी ना किसी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा होगा या कंट्रोल कर रहा होगा। द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टेटम। तो ये नाम याद रखिएगा, ये जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटम ने दी थी 1941 में। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसके द्वारा दी गई है, तो जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टेटम ने दी थी 1941 में आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ब्रेड मोल्ड। और किसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था, ये ब्रेड मोल्ड के ऊपर वर्क किया था, जिसको हम न्यूरोस्पोरा क्रासा कहते हैं, आपका साइंटिफिक नेम है ब्रेड मोल्ड का। इसके ऊपर स्टडी करने के बाद जो है जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटम ने एक हाइपोथेसिस दिया था, एक तरह से प्रिंसिपल बनाया था इन्होंने, हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस क्या होता है, जहाँ पे मेनली उन्होंने जो है ये चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, प्रेडिक्शन जो उनकी सही निकली। जैसे डेफिनेशन में क्या है, ए हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स ईच जीन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ वन स्पेसिफिक एंजाइम। ये मेन लाइन है, ये याद रखिएगा कि हर एक जीन जो है वो कंट्रोल करके रखती है किसी स्पेसिफिक एंजाइम को। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर एक जीन जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी ना किसी स्पेसिफिक एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए, विच इन टर्न अफेक्ट ए सिंगल स्टेप इन द मेटाबॉलिक पाथवे। और जो ये फर्दर जो एंजाइम है ये किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में किसी एक सिंगल स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, जैसे नॉर्मल प्रोसेस एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि यहाँ पे जीन दिए गए हैं, जैसे जीन 1 है, जीन 2, जीन 3 दिए गए हैं। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जीन एग्जिस्ट इनसाइड सेल न्यूक्लियस। आपको सभी को पता है जीन कहाँ होती है, जो न्यूक्लियस का क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जीन 1, जीन 2, जीन 3 तीनों कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। देखो ये जो दिखाया गया ना यहाँ पे ये लेयर जो है ये न्यूक्लियस को बता रही है कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपके जीन प्रेजेंट है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो जीन है ये प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर एंजाइम का। जैसे जीन 1 ने एंजाइम 1 बनाया, जीन 2 ने एंजाइम 2 बनाया, जीन 3 ने एंजाइम 3 का प्रोडक्शन किया या बनाया इसका, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रोडक्शन के लिए बेस्ड ऑन जीन के ऊपर बेस कर रहा है, या ये एंजाइम 1 जो है इस जीन के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। एंजाइम 1 कौन सा एंजाइम है, ये जीन पर डिपेंड करेगा। एंजाइम 2 कौन सा एंजाइम है, ये जीन 2 पर डिपेंड करेगा। एंजाइम 3 जो है एंजाइम जीन 3 पर डिपेंड करेगा। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। ये जो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है सेल के अंदर या बॉडी के अंदर डिपेंड होंगी इन एंजाइम्स के ऊपर। यहाँ पे देखो स्टेप 1 दिखाया गया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। अब ये स्टार आपको दिख रहा होगा, ये दिखा रहा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है जीन 2 की वजह से या एंजाइम 2 की वजह से, यहाँ पर भी हो रही है एंजाइम 3 की वजह से या जीन 3 की वजह से। तो जीन प्रोड्यूस करता है एंजाइम को, पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और उस एंजाइम से पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बॉडी में हो रही होगी। अब सेकंड केस में देख लेते हैं, एबनॉर्मल प्रोसेसेस में क्या होगा, जीन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक जीन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, वन जीन डैमेज। अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई एक जीन डैमेज हो जाती है, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट थी सारी जीन, तो अगर कोई एक जीन डैमेज हो जाती है तो क्या इफेक्ट होगा उसका। जीन 1 ने तो एंजाइम 1 बना दिया, जीन 3 ने भी एंजाइम 3 बना दिया, लेकिन जीन 2 जब ब्रेक डाउन हो गया तो ये आपका एंजाइम 2 को नहीं बना पाया और यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं हो पाई। और देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर जो है इनकम्प्लीटेड, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है आगे फर्दर जो है कैरी नहीं हो पाई, पॉसिबल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक जो है आपकी प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की। इन प्रोसेसेस को होने के लिए इन एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, जब एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है तो प्रोसेस कैसे होगी, प्रोसेस भी नहीं होगी। तो ये है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जिसमें ये बताया गया है कि एक जीन एक एंजाइम को पर्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी और वो पर्टिकुलर एंजाइम जो है आगे फर्दर जो एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डेफिनेशन की बात करें तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टेटम इन 1941, ठीक है। ये याद रखिएगा लाइन, मेन डेफिनेशन में आप डाल सकते हो कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है ये प्रपोज किया था जॉर्ज बिडल ने एंड एडवर्ड टेटम ने 1941 में। ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद रखिएगा। ईच जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ वन स्पेसिफिक एंजाइम। यही बताया गया है कि हर एक जीन जो है, हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, एंड दैट एंजाइम कैटालाइज वन स्पेसिफिक स्टेप इन ए मेटाबॉलिक पाथवे। और वो जो एंजाइम है, वो जो स्पेसिफिक एंजाइम बनाया है किसी स्पेसिफिक जीन ने, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी स्पेसिफिक स्टेप के लिए, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में कोई स्पेसिफिक स्टेप वो कर रहा होगा। लेटर इट वाज मॉडिफाइड टू वन जीन वन हाइपोथेसिस, वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। बाद में जो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है उसको नाम दे दिया गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, बिकॉज सम प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स के पास मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे वन जीन वन एंजाइम, प्रोटीन्स एंजाइम क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम जो एक ही प्रोटीन को शो कर रहा है, या फिर जो प्रोटीन है उसके पास सिर्फ आपके प्रोटीन के पास एक से ज़्यादा जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन्स के अंदर, तो उसको इसका नाम मॉडिफाई करके वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस नाम दे दिया गया। एक्सप्लेनेशन की बात करें, जीन कैरी इंस्ट्रक्शंस, आपको पता है जीन ही कैरी करेंगे इंस्ट्रक्शंस। दीज इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस एंजाइम, और फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर वो जीन जो है वो आपके एंजाइम को प्रोड्यूस कर देंगे। अब एंजाइम क्या कर रहा है, ईच एंजाइम कंट्रोल्स वन बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल। ये वो प्रोसेस को बता दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का या फिर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का। ये याद रखिएगा, आपको ये 3 स्टेप याद रखने हैं कि ईच जीन कैरी इंस्ट्रक्शंस, और दीज इंस्ट्रक्शंस कैरी या प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक जीन, एंड ईच
एंजाइम या स्पेसिफिक एंजाइम एंड ईच एंजाइम कंट्रोल्स वन बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल, और हर एक एंजाइम जो है कंट्रोल करेगा किसी ना किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को, ठीक है, सेल के अंदर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी दोबारा से वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या है। वैसे ये काफ़ी ईजी है कि आप इसमें बता रहे हो कि genes are present in the chromosomes या फिर on the chromosomes in the cell nucleus, and genes are responsible for production of the specific enzymes. Each gene produces a specific enzyme, ठीक है। हर जो जीन होगा न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, एंड ईच एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे। अगर कोई भी जीन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, इन एबनॉर्मल केसेस अगर कोई भी जीन जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर वो एंजाइम नहीं बनेगा तो मेटाबॉलिक पाथवे को वो अफेक्ट करेगा, और मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक की जो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी उसकी वजह से। तो यही है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड को कंटेन करते हैं। जरूरी नहीं है, आपको सभी को पता है कि हर एक एंजाइम जो है प्रोटीन ही होता है, और हर प्रोटीन एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोटीन जो है एक नहीं बल्कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन को कंसिस्ट करके रखते हैं। इसीलिए अगर इस केस में प्रोटीन के पास बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो उस केस में हम वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस को नाम देंगे, ठीक है। मॉडर्न व्यू की बात करें तो मॉडर्न व्यू में क्या है, आजकल क्या है, लेटर रिसर्च रिफाइंड दिस आइडिया। बाद में जो रिसर्च हुई उन्होंने इस आइडिया को दिया है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। जो वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस है उसको नाम वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस नाम दे दिया गया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सम एंजाइम कंटेन्स मल्टीपल प्रोटीन चेन्स, क्योंकि हमें पता है कुछ एंजाइम्स के पास मल्टीपल प्रोटीन चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड होती हैं। सम जीन्स प्रोड्यूसेस आरएनए इंस्टेड ऑफ एंजाइम्स, और कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कि आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं ना कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस केस में हम वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कहेंगे। अब ये याद रख लेना, अगर कुछ और याद ना रहे तो ये याद रख लेना कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस क्यों कहा गया है, क्योंकि कुछ जीन्स जो हैं जरूरी नहीं है वो एंजाइम ही बनाए, कुछ जीन जो है आरएनए का भी सिंथेसिस करते हैं इंस्टेड ऑफ एंजाइम्स। और इस केस में जब आरएनए सिंथेसाइज होगा उस केस में हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम दिया जाएगा। इन शॉर्ट, जीन जो है एक डीएनए सेगमेंट दैट कैरीज इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर शॉर्ट में बात करें तो जीन क्या होता है, एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है प्रोटीन्स बनाने के लिए या फिर एंजाइम्स को बनाने के लिए, या फिर पॉलीपेप्टाइड जो है आपकी आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या कह रही है, ईच जीन प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक एंजाइम कंट्रोलिंग ए बायोकेमिकल रिएक्शन। आपकी हर एक जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है एक स्पेसिफिक एंजाइम को बनाने के लिए, और वो कंट्रोल करती है, जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो कंट्रोल करती है किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को। इसी हाइपोथेसिस को, इसी थ्योरी को वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रोपोज्ड बाय जॉर्ज बेडल एंड एडवर्ड टेटम इन 1941 बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूरोस्पोरा क्रासा, जो कि ब्रेड मोल्ड है उसके ऊपर स्टडी किया था इन्होंने, और ये हाइपोथेसिस उसी से दी थी। इट सेड्स दैट ईच जीन कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक एंजाइम दैट कैटालाइजेस अ स्पेसिफिक स्टेप इन द मेटाबॉलिक पाथवे। म्यूटेशन ऑफ ए जीन, अगर म्यूटेशन हो रही है किसी जीन में, रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग जीन। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो रही है या ब्रेक डाउन हो रहा है, म्यूटेशन उसी को बोला जा रहा है कि किसी वजह से उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है लॉस हो जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंजाइम का, एंजाइम भी वो नहीं बन पाएगा, कोजिंग ब्लॉकेज ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। और इस तरह से जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो किसी ना किसी से ब्लॉकेज हो जाएगा या उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाएगा। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, और इस तरह से एक्यूमुलेशन हो जाएगा इंटरमीडिएट का बायोकेमिकल रिएक्शंस में। दिस हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड बायोकेमिकल फंक्शंस। तो इस तरह से ये हाइपोथेसिस हमें बताती है एक रिश्ता होता है जीन्स के बीच में और जो बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, या आप कहोगे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है या मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं, उनके बीच में, दोनों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी मेटाबॉलिक पाथवे को कैरी करने के लिए या फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए या फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, किसी भी स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे में। लेटर इवॉल्व्ड इनटू वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। बाद में इसी थ्योरी को वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस नाम दे दिया गया। आई होप आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन। आपने डिफरेंशिएट करना है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो क्लासिकल कंसेप्ट है जीन का या और जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट है जीन को लेकर के, वो क्या है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। क्लासिकल कंसेप्ट क्या था जीन को लेकर और मॉडर्न कंसेप्ट क्या है जीन को लेकर। तो डिफरेंसेस जो है मेनली देखो इस पिक्चर में देखना, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंसेप्ट एंड द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द जीन्स। जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। फर्स्टली क्लासिकल कंसेप्ट, अब देखो इसकी शेप ही बता रही है कि आपका मॉडर्न जो कंसेप्ट है जीन का, वो जीन को किस तरह से डिनोट कर रहा है और क्लासिकल जो है वो किस तरह से डिनोट कर रहा है। नेचर ऑफ जीन क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है, जीन वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट, जीन जो है सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट था, हाइपोथेटिकल यूनिट माना गया है या फिर एक फैक्टर माना गया है। जबकि मॉडर्न जो कंसेप्ट है जीन का वो कह रहा है कि जीन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। यहाँ पे पूरा बेसिक इसका बता दिया गया है, पूरा इसको साइंटिफिकली इसका रीजन भी बताया है कि न्यूक्लियोटाइड
होते हैं डीएनए के, जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको जीन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट है जिसके अंदर जो है जीन प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। अब क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। अब तो यहाँ पे दिखाया गया है जीन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये आपका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के अंदर। जबकि आपका मॉडर्न जो कंसेप्ट है जीन का वो बताता है कि जीन वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल यूनिट, या फिर आप इसको फैक्टर कहोगे कि ये क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जीन जो है एक सिर्फ फैक्टर था जो एब्स्ट्रैक्ट था, हाइपोथेटिकल था। उसको हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि उसको अनुमानित था, मान लिया गया था कि ये कोई फैक्टर होता है जो क्या करता है किसी डोमिनेंसी को या रिसेसिव ट्रेट को अफेक्ट करता है नेक्स्ट जनरेशन में। जबकि मॉडर्न कंसेप्ट उसकी आपको डिटेल बताता है कि जो जीन है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के अंदर, जो डीएनए प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस में, सेल के अंदर, ठीक है। फंक्शन जो है क्लासिकल कंसेप्ट जो है जीन का वो बताता है जीन वाज थॉट टू डिटरमाइन ए ट्रेट डायरेक्टली। ये पहले माना जाता था, क्लासिकल कंसेप्ट मानता था कि जीन जो होता है वो किसी एक ट्रेट के लिए डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकता, कोई भी जीन जो है किसी भी ट्रेट को डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकता था। ये आपका क्लासिकल कंसेप्ट था। लेकिन आपका मॉडर्न कंसेप्ट कहता है जीन कोड्स फॉर ए फंक्शनल प्रोडक्ट आरएनए और प्रोटीन विच लीड्स टू ट्रेट। ये आपको डिटेल बताता है कि जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसी आरएनए या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। या कह सकते हो कि जीन कोड्स फॉर ए फंक्शनल प्रोडक्ट, जीन में जो है कोडिंग होती है, जीन्स की कोडिंग होती है ताकि कोई पर्टिकुलर फंक्शनल प्रोडक्ट बना सके, जैसे डीएनए को बना सके, प्रोटीन को बना सके, विच लीड्स टू ए ट्रेट, और जो आगे जाकर के किसी ट्रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसमें तो डायरेक्ट मान लिया गया कि डायरेक्ट अफेक्ट करता है या डिसाइड करता है किसी भी ट्रेट को जीन, और मॉडर्न में माना गया है कि जो जीन होते हैं वो कोड करते हैं फंक्शनल प्रोडक्ट्स को, जिसमें आरएनए हुआ, प्रोटीन हुआ, जो फंक्शन करेंगे आगे ताकि किसी ट्रेट को वो लीड कर सके। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपका क्लासिकल कंसेप्ट है जीन का वो मानता है कि जो जीन का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जीन वाज अननोन। इसमें सिर्फ ये बता दिया गया था कि एक फैक्टर है, ये किसी ट्रेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ट्रेट के लिए डायरेक्टली। लेकिन जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन है वो बताता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बता रहा है। वो बता रहा है कि इसमें प्रोमोटर होता है, एक्सोन होता है, इंट्रोन होता है, दो एक्सोन के बीच में इंट्रोन प्रेजेंट होता है। जीन हैज़ ए डिफाइंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन बता रहा है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर को बता रहा है जीन की, रेगुलेटरी एंड कोडिंग रीजन। इसमें रेगुलेटरी रीजन होते हैं और कोडिंग रीजन होते हैं। एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन ये कोडिंग रीजन है आपके, एक्सोन, इंट्रोन और प्रोमोटर्स एक्सेट्रा ये आपकी कोडिंग रीजन है। कोडिंग दे रहे हैं ना, आपकी जीन को बता रहे हैं कि जीन में क्या क्या प्रेजेंट है, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, प्रोमोटर्स ये इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये आपके डिटेल स्ट्रक्चर को बता रहा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन। जबकि आपकी क्लासिकल कंसेप्ट जो है आपके जीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं बता रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि ये एक आपका फैक्टर होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये किसी भी डायरेक्ट ट्रेट के लिए, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली डिटरमाइन करता है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन में। म्यूटेशन की बात करें अगर, तो जो आपका क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन है, म्यूटेशन वाज ए चेंज इन द जीन फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रेट। ये माना जाता था कि म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी जीन में एकदम से एक या फिर किसी फैक्टर में जो है चेंज आ जाना, जीन के अंदर चेंज आ जाना, या फिर जीन जिसको हमने एक फैक्टर माना था उसके अंदर चेंज आ जाने से किसी भी ट्रेट में चेंजमेंट आ जाती है। जबकि जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट है जीन का वो डिटेल में जाता है। म्यूटेशन इज ए चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन। ये आपको बताता है कि जो चेंज होता है, जो म्यूटेशन होता है, वो चेंज जो है सिर्फ फैक्टर में नहीं, जीन में नहीं, बल्कि डीएनए सीक्वेंस में आता है। जीन का जो डीएनए सीक्वेंस है वो उसमें चेंजेस आने की वजह से ही म्यूटेशन होता है, ना कि सिर्फ फैक्टर में या सिर्फ जीन में चेंज आ जाना। जीन में चेंज कैसे आएगा? मॉडर्न जो है उसका अगर जब इंटरनल स्ट्रक्चर में पता लग गया, अच्छे से हमें पता लग गया एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, प्रोमोटर्स होते हैं, तो इंटरनली हमने डीप स्टडी कर लिया। डीप स्टडी में क्या है, हमें अच्छे से पता लग गया कि जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं उनके अंदर चेंजेस आने को ही म्यूटेशन बोला जाता है। जबकि क्लासिकल कंसेप्ट ये कह रहा था कि सिर्फ जीन जो है एक फैक्टर होता है और उसके अंदर चेंजेस आ जाने से आपका जो ट्रेट होता है वो भी आपका चेंज हो जाता है। स्कोप की बात करें, जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो आपके इसके जीन वॉज कंसीव्ड एज ए यूनिट कंट्रोलिंग ए सिंगल कैरेक्टर। जो आपका क्लासिकल कंसेप्ट है, जैसे इसने मेंडल ने पढ़ा था, तो इन्होंने पढ़ा था कि आपका जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर वो सिर्फ एक यूनिट होती है जो कि किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। ये आपका क्लासिकल कंसेप्ट है जीन का, कि जीन जो है एक यूनिट की तरह काम करती है और वो कंट्रोल करती है किसी सिंगल कैरेक्टर को। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे डोमिनेंस शो कर रहा था। जितने भी आपने जब मोनोहाइब्रिड कराया था लॉन्ग प्लांट को लेंथ वाली प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ, तो उनका जो क्रॉसिंग के बाद जो आया था कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी रेशियो आया था इनका निकल के 3:1, ठीक है। कैपिटल टी 3:1 आया था। तो आपके जो लॉन्ग प्लांट थे, लॉन्ग लेंथ के प्लांट थे, उनको जैसे वो एक ट्रेड है क्योंकि वो टॉल प्लांट हो रहे थे वहाँ पे, और ये स्मॉल प्लांट थे। तो जो कंसेप्ट है आपका क्लासिकल कंसेप्ट सिर्फ आपको बता रहा था कि जीन वॉज कंसीव्ड एज ए यूनिट। जीन सिर्फ एक यूनिट है जो कि कंट्रोल करके रखता है किसी भी सिंगल कैरेक्टर को। यहाँ पे टॉल और जो शॉर्ट है ये आपके कैरेक्टर से, यहाँ पे टॉलनेस को दिखा रहा था, तो वन ट्रेड को शो कर रहा था। जबकि जीन जो होता है मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, जीन कैन हैव मल्टीपल इफेक्ट्स। जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्लीट्रॉफी जिसको बोलते हैं, जो आपके मल्टीपल इफेक्ट करेगा,
अगर जीन जो है बहुत सारे इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो प्लीयोट्रॉफी कहे जाएंगे एंड कैन इंटरेक्ट विद अदर जीन्स, और ये दूसरी जीन्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है एंड एनवायरमेंट, और इसके साथ साथ अदर जीन्स के साथ और एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो ट्रेट 1, ट्रेट 2, ट्रेट 3 जीन 3 तरह से हो सकता है या फिर और एनवायरमेंट के साथ भी ये इंटरेक्ट कर सकता है। ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट है जीन को लेकर, जबकि आपका क्लासिकल कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ ये एक ट्रेट को अफेक्ट करेगा, ये कंसीव करेगा सिर्फ एक यूनिट जो कि कंट्रोल कर रही है। कंसीव जीन्स वाज कंसीव्ड एज ए यूनिट, जीन को सिर्फ एक यूनिट मान लिया गया था जो सिर्फ एक ट्रेट के लिए, सिंगल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ये मॉडर्न जो कंसेप्ट है जीन का वो बताता है कि जीन जो है मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, जीन कैन हैव मल्टीपल इफेक्ट्स, जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये इंटरेक्ट करता है जीन्स के साथ और अदर जीन्स के साथ और एनवायरमेंट्स के साथ, तो ये अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा होगा। ये आपका डीप स्टडी बताया गया। तो यही बेसिक डिफरेंसेस है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन क्या है, आपको बेसिक जो आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट जो है थोड़ा सा और डीप स्टडी करता है जीन को। इन शॉर्ट में अगर बात करें, क्लासिकल कंसेप्ट जो है जीन बताता है कि सिंपल यूनिट होती है कंट्रोलिंग वन ट्रेट, ये आपकी एक सिंपल यूनिट होती है जीन। क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये आपकी एक सिंपल यूनिट होती है जो कंट्रोल करती है एक ट्रेट को या फिर एक एंजाइम को। जबकि मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि जीन जो है डीएनए सीक्वेंसेस विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन और फंक्शनल आरएनए एंड कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस। कि जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट है वो बताता है कि जो जीन होता है वो आपका डीएनए की सीक्वेंसेस होते हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इंट्रोन एक्सोन प्रोमोटर्स ये प्रेजेंट होते हैं, दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स, उनका काम होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना और फंक्शनल आरएनए को प्रोड्यूस करना, एंड कैन हैव मल्टीपल फंक्शन, और इनके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं एनवायरमेंट के साथ या फिर किसी दूसरी जीन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन बेसिक जो है डिफरेंसेस थे क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन के बीच में और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन के बीच में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होना तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, एक बार आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज एपिस्टेसिस? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिस्टेसिस को लेकर है कि एपिस्टेसिस क्या होता है, हाउ डज इट अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, और किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को ये किस तरह से अफेक्ट करता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस सच एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस विद एग्जांपल। एपिस्टेसिस क्या होता है पहले तो आपने ये बताना है, और एपिस्टेसिस जो है किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को किस तरह से अफेक्ट डालता है, यानी कि कोई भी ट्रेट है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके एक्सप्रेशन को कि वो किसी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा नहीं जाएगा, किस तरह से एक्सप्रेस होगा, उसको किस तरह से अफेक्ट करता है एपिस्टेसिस। उसके अलावा आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एपिस्टेसिस कौन कौन से एपिस्टेसिस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से आपने डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस को बताना है एग्जांपल के साथ। आंसर देख लेते हैं। एपिस्टेसिस इज अ जेनेटिक इंटरेक्शन। एपिस्टेसिस क्या होता है? एक जेनेटिक इंटरेक्शन होता है इन विच वन जीन मास्क और मॉडिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। अब यहाँ पे जीन की बात हो रही है, जो डोमिनेंस होता है वो आपके जो एलिल्स के बीच में हो रहा था। आपने पढ़ा था ना डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, तो उसमें एलिल्स के बीच में जो है इंटरेक्शन था। यहाँ पर जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पे एलिल को मास्क कर रहा था, यहाँ पे जीन मास्क कर रहा है दूसरी जीन को, अनदर जीन को, लोकेटेड एट द डिफरेंट लोकस। और ये जो क्रोमोसोम पर जो है अलग अलग लोकस पर होंगे, सेम लोकस पर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जब जीन के साथ इंटरेक्शन करेगा और जो कि डिफरेंट लोकस पर प्रेजेंट है, तो उस इंटरेक्शन को एपिस्टेसिस कहते हैं। इसमें जो है एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर लेता है या ढक लेता है, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देता उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यही बताया गया है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। एपिस्टेसिस इज जेनेटिक इंटरेक्शन। ये जेनेटिक इंटरेक्शन होता है इन विच वन जीन मास्क और मॉडिफाइज, जिसमें एक जीन जो है मास्क कर लेता है या फिर मॉडिफाई कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को या तो मास्क कर लेगा या फिर मॉडिफाई कर लेगा, लोकेटेड एट द डिफरेंट लोकस, जो कि क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट होंगे। द जीन दैट मास्क द अदर जीन इज कॉल्ड द एपिस्टेटिक जीन। ऐसा जीन जो दूसरे जीन के जो एक्सप्रेशन को मास्क कर लेगा, ढक लेगा, वो आपका एपिस्टेटिक जीन कहा जाएगा। द जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क, जबकि ऐसा जीन वो जीन जिसके एक्सप्रेशन को मास्क कर लिया गया है, ऐसा जीन जिसकी एक्सप्रेशन को ढक लिया गया है, उसको वहाँ पे निगलेक्ट कर दिया गया है एक्सप्रेशन को, कॉल्ड द हाइपोस्टैटिक जीन। ऐसे जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहा गया है। अब देखो ये आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। एपिस्टैटिक जीन क्या है, जो ढकेगा, और हाइपोस्टैटिक जीन क्या है, जिसके एक्सप्रेशन को ढक लिया गया होगा, ऐसे जीन। तो दो जीन होते हैं, एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को या तो मॉडिफाई कर रहा है या फिर मास्क कर रहा है, जो करेगा वो एपिस्टैटिक है, और जिसके जीन को मास्क किया गया है वो हाइपोस्टैटिक जीन है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये याद रखिएगा। एपिस्टेसिस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी है, बस समझने की देर है, ठीक है। और मेन डिफरेंस मैं आपको बता के चलो, डोमिनेंस में और ये जो एपिस्टेसिस है उसमें यही डिफरेंस होता है कि उसमें एलिल की बात हो रही है, यहाँ पे जीन की बात हो रही है। उसमें एलिल को मास्क किया जा रहा था या मॉडिफाई किया जा रहा था, यहाँ पे जो है जीन को मॉडिफाई या मास्क किया जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दे दिया गया है यहाँ पे। एपिस्टेसिस अफेक्ट्स द फिनोटाइप। एपिस्टेसिस जो है फिनोटाइप को भी अफेक्ट करती है। ऑब्जर्वेबल ट्रेट, जो आपको पता है फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होती हैं। एंड ऑफन चेंजेस द टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशो, और ये जो आपका मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशो है इसको भी चेंज कर देती है। 9:3:3:1, ठीक है, जो कि आपका ये है, तो इसको भी एपिस्टेसिस जो है चेंज कर देती है। अब ये देखो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो है एपिस्टेसिस इसके रेशो को चेंज कर देगी। रिसेसिव एपिस्टेसिस जो आपने अभी पढ़ा था कि इसके डिफरेंसेस बताने आपको, रिसेसिव एपिस्टेसिस में और डोमिनेंस वाले एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं आपको बताने। तो आप रिसेसिव
तो यहाँ पर हम रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में जान लेते हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है? इन रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा कि रिसेसिव एलील्स की बात हो रही होगी यहाँ पे। द रिसेसिव एलील्स ऑफ वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। यहाँ पर रिसेसिव एपिस्टेसिस है, दैट मीन रिसेसिव एलील्स जो है मास्क करके रखेंगे दूसरे जीन को। किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कौन मास्क कर रहा है यहाँ पे? जीन नहीं, बल्कि आपके रिसेसिव एलील जो है ये मास्क कर रहे हैं। एक जीन के रिसेसिव एलील जो है मास्क कर लेते हैं दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को। रिसेसिव एपिस्टेसिस अकर व्हेन ए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एट वन gene locus masks or suppresses the phenotypic expression of a different non-allelic gene. When two independently assorting genes interact in this way, they produce an altered dihybrid ratio of 9:3:4 in the F2 generation rather than classical जैसे 9:3:3:1। तो आपको पता है क्लासिकल जो आपने पढ़ा है उसमें आपने रेशो यही पढ़ा है, ठीक है। 9:3:3:1 में पढ़ा था आपने जब आप डाईहाइब्रिड की बात कर रहे थे। जो आपने मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें जो डाईहाइब्रिड का रेशो है वो 9:3:3:1 है, ठीक है। लेकिन रेसेसिव एपिस्टेसिस में क्या बात हो रही है कि जो रेसेसिव एपिस्टेसिस होता है इसके अंदर रिसेसिव एलील होते हैं एक जीन के, वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर लेता है। दूसरे जीन के एलील को नहीं करता, दूसरे जीन को के ही एक्सप्रेशन को मास्क कर लेता है। और इसमें बताया गया है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। अब होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? स्मॉल ए होगा। ये क्या होगा? एक जीन के लोकस को मास्क कर लेता है या स्प्रेस कर देता है एंड फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को भी जो है चेंज कर देगा। दूसरे जीन के जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को भी चेंज कर देगा और उसको मास्क भी कर लेगा। व्हेन टू इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन इंटरैक्ट इन दिस वे, और जब दो इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन जो होंगे जिनका अपना खुद का एक वजूद है वो आपस में इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं अल्टर्ड डाईहाइब्रिड रेशो को। डाईहाइब्रिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एलील नहीं है, यहाँ पे दो एलील कर रहे हैं सेम जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है। दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को जो है मास्क कर रहे हैं तो यहाँ पे दो एलील होंगे और ये होमोजाइगस होंगे। जब होमोजाइगस करेंगे तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड की बात हो रही है। डाईहाइब्रिड रेशो जो है 9:3:4 में आएगा F2 जनरेशन में, जो कि एक आपके क्लासिकल जो रेशो है उससे डिफरेंट होता है। तो ये होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एपिस्टेसिस क्या है? व्हेन वन जीन लोकस मास्क और मॉडिफाइज द फिनोटाइप ऑफ ए सेकंड जीन लोकस। जब एक जीन का लोकस मास्क कर लेता है किसी दूसरे जीन के फिनोटाइप को, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एपिस्टेसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे फिनोटाइप की बात हो रही है, यानी उसके करैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका जो कलर देखो और इसका कलर देखो तो यही बताया गया एपिस्टेसिस इसी को बोलते हैं। देखो कलर में डिफरेंसेस है ना, तो ये फिनोटाइपिक उसको जो है करैक्टरिस्टिक्स को या ट्रेट को मास्क किया गया है दूसरे जीन की, ठीक है। व्हेन वन जीन लोकस मास्क और मॉडिफाइज द फिनोटाइप ऑफ ए सेकंड जीन लोकस, जब एक जीन लोकस जो है मास्क कर लेता है दूसरे जीन के लोकस फिनोटाइप को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कोट कलर इन लैब्राडोर डॉग। जो लैब्राडोर डॉग होती है उसके अंदर जो कोट कलर है वो रिसेसिव जो है इसका ही एग्जाम्पल है, रिसेसिव एपिस्टेसिस का ही एग्जाम्पल है। टू जीन्स कंट्रोल कोट कलर, दो जीन जो है मिलकर के कोट कलर को कंट्रोल करती हैं। यहाँ पे कैपिटल बी जीन बताया गया है और बी बताया गया है ब्लैक के लिए, ठीक है, और स्मॉल बी बताया गया है ब्राउन के लिए। कैपिटल ई बताया गया है पिगमेंट डिपॉजिटेड को और ई बताया गया है नो पिगमेंट यानी कि येलो। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा। जिसमें पिगमेंट होगा कैपिटल ई से डिनोट होगा, जिसमें पिगमेंट नहीं होगा स्मॉल ई से डिनोट होगा। ये फिनोटाइपिक हो गया। ऐसे ही कैपिटल बी जो है ब्लैक कलर के लिए, स्मॉल बी जो है वो ब्राउन कलर के लिए होगा। ये आपको फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स बता दिए गए। इन द जीनोटाइप इज, इफ द जीनोटाइप, अगर जीनोटाइप की बात करें अगर ई जीनोटाइप लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये होमोजाइगस होंगे, ठीक है। पिगमेंट इज नॉट डिपॉजिटेड रिगार्डलेस ऑफ बी एंड बी। अगर ई को लिया जाए ना कि बी की जगह, अगर ये आपका बी और ये इसकी बजाय ई को ले लिया जाए तो क्या होगा? जीनोटाइप फिनोटाइप किस तरह से होंगे? जीनोटाइप जो है यहाँ पे देखो बी जो है ब्लैक, बी हो जाएगा ब्राउन, ई जो येलो दे देगा, ठीक है। मॉडिफाइड जो फिनोटाइपिक रेशो है वो आपका 9 ब्लैक 3 ब्राउन एंड 4 येलो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आएगा रिसेसिव एपिस्टेसिस में वो आपका हमेशा याद रखना 9:3:4 होगा, जिसमें 9 आपके ब्लैक होंगे, 3 आपके ब्राउन होंगे और 4 आपके येलो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, जहाँ पर एक होमोजाइगस एलील जो है एक जीन के एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर लेते हैं, उसको बोला जाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब पढ़ लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होगा? इफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस in dominant epistasis a dominant allele of one gene masks the expression of another gene। अब इसमें डोमिनेंट एलील जो है एक जीन का डोमिनेंट एलील, एक जीन के अंदर जो है दो एलील प्रेजेंट है कैपिटल और ए। इसमें हेटेरोजाइगस भी हो सकता है ना, ये आपका होमोजाइगस नहीं है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस आपने एलील लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एलील जो इसमें एलील जो डोमिनेंट है वो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए जो एलील है एक जीन का वो मास्क कर लेता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, दूसरे जीन को। तो यहाँ पर जीन की बात हो रही है। अब जीन की बात हो रही है, जीन को मास्क किया जा रहा है तो एपिस्टेसिस आ रहा है। ये याद रखिएगा कि जीन की बात होती है तो एपिस्टेसिस होती है।
और पढ़ लेते हैं आगे। वैन डोमिनेंट एलिल, अगर मान लिया डोमिनेंट एलिल आपका ए है, बात कर रहे थे ना ए और स्मॉल ए की, तो डोमिनेंट एलिल अगर आपका ए है, मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बी, अगर ये मास्क कर रहा है बी को छुपा रहा है, ठीक है, बी के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको निगलेक्ट कर रहा है या उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। ए इज एपिस्टैटिक जीन, तो यहाँ पर ए को एपिस्टैटिक जीन माना जाएगा क्योंकि इस पूरे जीन को जो है बी जीन को जो है एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, ये एपिस्टैटिक जीन ए इज एपिस्टैटिक जीन, तो इसको ए को जो ए एलिल है इसी को एपिस्टैटिक जीन माना जाएगा बी का। ए कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बी, और ए जो है अपने आप को सिर्फ बी की प्रेजेंस में ही एक्सप्रेस कर सकता है क्योंकि ये मास्क कर रहा है बी को। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और इस तरह से इसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। अगर बी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी इसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाएगा। जब ये देखो समझो इस बात को कि आपके पास एक एलिल का पेयर है, ठीक है, जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए है, ये आपका डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव है, तो इसमें बात हो रही है डोमिनेंट एपिस्टेसिस में बात हो रही है कि जो एपिस्टेसिस होगी, अब देखो ये दूसरे जीन है, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को आपका ये बी से डिनोट किया जा रहा है, दूसरे जीन का एक्सप्रेशन है, ये एलिल का नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन है। तो अब इसमें बात की जा रही है जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो रही है, इसमें जीन के इसी एक्सप्रेशन को कवर किया जा रहा होगा या मास्क किया जा रहा होगा, लेकिन एलिल के द्वारा किया जा रहा होगा, और जो एलिल होगा वो यहाँ पे डोमिनेंट एलिल होगा, यानी कि कैपिटल ए जो है वो मास्क कर लेगा बी जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, या ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा, उसके एक्सप्रेशन को बिल्कुल ही मास्क कर लेगा, बी के एक्सप्रेशन को बिल्कुल मास्क कर लेगा आपका कैपिटल ए, यानी कि डोमिनेंट आपका ट्रेट जो है वो बी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर लेगा। इस कंडीशन को डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इस तरह से इसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। बी एक्सप्रेसेस ओनली व्हेन ए इज प्रेजेंट, और बी एक्सप्रेस कब कर पाएगा खुद को, बी जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाएगा जब इसके पास ए प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसी को ये क्या कर रहा है, डोमिनेंट जो है क्या कर रहा है आपका ए को क्या कर रहा है, या इस बी जीन को क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है, इसको ढक रहा है, तो ये इसके एक्सप्रेशन जो है दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि डोमिनेंट ए के जो एक्सप्रेशंस हैं या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे, और इसी वजह से इसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है, इसके अंदर एक जीन के एलिल जिसमें एक डोमिनेंट एलिल होगा वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से मास्क कर लेता है। इसमें अब एक जीन के एलिल कैपिटल ए और स्मॉल ए से डिनोट हो रहे हैं, जिसमें स्मॉल ए जो रिसेसिव एलिल है और कैपिटल ए जो है डोमिनेंट एलिल है। अब डोमिनेंट एलिल जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली मास्क कर लेता है। इस कंडीशन को या इस तरह के एपिस्टेसिस को डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। इससे पहले आपने रिसेसिव पढ़ा था, रिसेसिव में क्या रहा था कि रिसेसिव के एलिल जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से मास्क कर रहे थे, तो वो आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस हो रहा था। तो उसमें रिसेसिव एलिल थे, इसमें आपका डोमिनेंट एलिल है, और एक सिंगल एलिल जो है पूरे के पूरे दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है। एग्जांपल देखो, फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स, जो समर स्क्वेयर्स में जो फ्रूट का कलर होता है उसको कर रहा है। 2 जीन्स कंट्रोल फ्रूट कलर, 2 जीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रूट कलर के लिए। डब्ल्यू जीन, डब्ल्यू वाइट कलर डोमिनेंट एपिस्टेसिस को शो करेगा। डब्ल्यू कलर जो है डब्ल्यू कैपिटल से डिनोट हो रहा है, ये आपके डोमिनेंट एपिस्टेसिस को शो करेगा। स्मॉल डब्ल्यू जो है अलाउ कलर एक्सप्रेशन, कलर के एक्सप्रेशन को शो करेगा। वाई जीन जो है येलो जीन या येलो के लिए, और स्मॉल वाई जो है ग्रीन के लिए होगा। फिनोटाइप की बात करें, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, डब्ल्यू जो है वाइट के लिए रहेगा, डब्ल्यू कैपिटल वाइट के लिए रहेगा। डब्ल्यू वाई जो स्मॉल डब्ल्यू वाई है वो येलो के लिए रहेगा। डब्ल्यू वाई जो है आपके ग्रीन को एक्सप्रेस करेगा। तो ये आपके जो है फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक बता दिए गए हैं एक्सप्रेशंस। अब आगे देखो, मोडिफाइड फिनोटाइपिक रेशो। मोडिफाइड जो फिनोटाइपिक रेशो है इसके केस में क्या रहेगा, वो आपका जैसे 12 वाइट 3 येलो और 1 ग्रीन, ठीक है, 12 3 और 1, ठीक है, तो ये आपका इसका फिनोटाइपिक रेशो रहेगा। इसकी बात हो रही है डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात हो रही है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 12 वाइट, फिनोटाइपिक मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा है, 12 3 येलो और 1 ग्रीन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। और वेयर डब्ल्यू मास्क द कैपिटल वाई डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, एक कंप्लीट जीन को जो है मास्क कर रहा है आपका डोमिनेंट डब्ल्यू, यानी कि वाइट, क्योंकि डोमिनेंट हो रहा है ना कि ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स 12 में दिखाई दे रहे हैं, डब्ल्यू वाइट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है 3 आपको देखने को मिलेंगे जो कि येलो है, और 1 आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। तो ये है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये इसका रेशो भी याद रखना, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो रेशो होता है 12 रेशो 3 रेशो 1 रहेगा। इफेक्ट ऑफ एपिस्टेसिस ऑन ट्रेट एक्सप्रेशन। अब जो है एपिस्टेसिस का ट्रेट के एक्सप्रेशन पर क्या इफेक्ट होता है, कोई भी एपिस्टेसिस है वो किसी के ट्रेट के एक्सप्रेशन को या किसी जीन में या किसी एलिल के या फिर किसी ऑफरिंग के ट्रेट के एक्सप्रेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है एपिस्टेसिस, वो आपने बात करनी है। एपिस्टेसिस में आपको पता है कि कंप्लीट जीन के एक्सप्रेशन को ही मास्क कर लिया जाता है, ऐसी प्रोसेस होती है। तो ये ट्रेट के एक्सप्रेशन को कैसे अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली करेगा। देखो, एपिस्टेसिस चेंजेस हाउ ट्रेट अपीयर्स। एपिस्टेसिस जो है चेंज कर देता है उसकी अपीयरेंस को, कि कोई भी ट्रेट किस तरह का दिखाई दे रहा है उसको चेंज कर देता है। मास्किंग जीन एक्सप्रेशन, ये मास्क कर देता है पूरे के पूरे जीन के एक्सप्रेशन को। उस जीन में जो है दोनों ही 2 एलिल होंगे प्रेजेंट। मॉडिफाइज द फिनोटाइप, और ये मॉडिफाई कर देता है फिनोटाइप, यानी कि उसके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी चेंज कर लेते हैं। जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है उसके फिनोटाइप को। चेंजिंग मेंडेलियन रेशो, और मेंडल का रेशो भी जो है चेंज हो जाता है, इसमें मेंडल का रेशो भी जो है चेंज हो जाएगा। एपिस्टेसिस जो है हमेशा आपके मेंडेलियन रेशो को चेंज कर देगा, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जीन के एक्सप्रेशन को ही एक तरह से मास्क कर लिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है।
इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1 एपिस्टेसिस प्रोड्यूसेस मॉडिफाइड रेशियोज सच एज, जैसे आपको पता है कि मेंडेलियन जो रेशियोज है वो 9:3:3:1 है डाईहाइब्रिड के केस में, जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया था एक साथ और क्रॉसिंग कराई गई थी मेंडेलियन के द्वारा, तो उसका जो रेशियो आया था 9:3:3:1 आया था। इसको मॉडिफाई कर देता है आपका एपिस्टेसिस, वो पूरे पूरे ट्रेट के एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, यानी कि उसके फिनोटाइप्स में मॉडिफिकेशन ले आता है, उसके जीन के एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन ले आता है और मेंडेलियन रेशियो में भी चेंजेस ले आता है। अब यहाँ पे मेंडेलियन रेशियो जो है 9:3:4 में कन्वर्ट हो जाता है और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो है 12:3:1 में जो है चेंज हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक, ताकि आपको पता हो कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में रेशियो क्या हो जाता है मेंडेलियन रेशियो, और आपके डोमिनेंट एपिस्टेसिस में रेशियो क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा 9:3:1 हो जाएगा। ये लास्ट वाला यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो इसको समझने के लिए 9:3:4 कैसे हो रहा है कि इनको ऐड कर दिया 9:3:4, ठीक है। तो ये आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में होगा, लेकिन जो आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस है इसको याद रख लेना कि W जो है वाइट कलर ज़्यादा दिखाई देंगे आपको इस केस में, या जो एक ट्रेड जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा, वो 12:3:1 के रेशियो में दिखाई देगा। ये आपका होगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील जो है वो पूरे के पूरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो समरी में बात करें तो एपिस्टेसिस क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स एट डिफरेंट लोकाई। तो आपका जीन्स के बीच में एक्सप्रेशन होता है, डिफरेंट लोकाई होंगे, उसके लोकस होंगे, उसको आप एपिस्टेसिस कहते हैं। वन जीन मास्क और अल्टर अनदर जीन्स एक्सप्रेशन, एक जीन जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली मास्क कर लेती है या फिर उसको मॉडिफाई कर देती है। आप इसको मास्क ही कहना तो ये ज़्यादा बेटर है। रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होते हैं, रिसेसिव एलील मास्क अनदर जीन, जो आप रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो रिसेसिव एलील होते हैं वो दूसरे जीन को मास्क कर लेते हैं, एक दूसरे जीन को आपके एक जीन के आपके एलील जो है मास्क करते हैं। जो डोमिनेंट होता है उसमें डोमिनेंट एलील मास्क करता है अनदर जीन को, दूसरे जीन को आपका डोमिनेंट एलील जो है मास्क कर लेते हैं और उसका रेशियो बन जाता है मेंडेलियन रेशियो को चेंज होकर के 12:3:1 में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको एपिस्टेसिस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एपिस्टेसिस सिंपली कुछ नहीं है। एपिस्टेसिस क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है। अब ये 2-3 तरह से कर सकती है, 2 तरह से करेगी मेनली, जहाँ पर रिसेसिव एपिस्टेसिस होगा और एक आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा कि जो आपके एलील हैं, आपके रिसेसिव एलील हैं, जैसे आपके कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पर रिसेसिव एलील क्या है, स्मॉल ए है, तो ये दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से मास्क कर लेगा। ऐसे केस में जो आपका मेंडेलियन रेशियो था डाईहाइब्रिड का, वो आपका चेंज हो जाएगा 9:3:4 में। और जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक जीन का डोमिनेंट एलील जो है दूसरे कंप्लीट जीन को जो की एक्सप्रेशन को कंप्लीटली क्या कर लेता है, मास्क कर लेता है। यानी कि इस जीन के जो एलील हैं इसमें से जो डोमिनेंट एलील है वो दूसरे जीन को कंप्लीटली, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली मास्क कर लेता है, छुपा लेता है एकदम से, ठीक है। तो ये है आपकी समरी एपिस्टेसिस की। एपिस्टेसिस क्या होता है, जिसमें एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली मास्क कर लेता है। ये 2 तरह से होता है, या तो रिसेसिव एपिस्टेसिस होगा या फिर डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा। रिसेसिव में जो एक जीन के रिसेसिव एलील होंगे वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर लेंगे, जबकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के कंप्लीट एक्सप्रेशन को मास्क कर लेता है। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है, मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, कोई भी आपका डाउट है तो। अदरवाइज आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंसेस बिटवीन रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब हमने रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम रिसेसिव एपिस्टेसिस में ही उसके 2 टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक है आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस जो हम पढ़ चुके हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या है, रिसेसिव एलील जो है दूसरे जीन को के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली मास्क कर रहा है। तो लेकिन डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो डिफरेंसेस भी जानेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस जिसका रेशो है आपका 9:3:4 जो हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल कोट कलर इन माइस ए, कोट कलर जैसे आपका ये एग्जाम्पल है आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस का। पिगमेंट प्रोडक्शन ए जो है कोई इसमें पिगमेंट प्रोडक्शन नहीं होगा। पिगमेंट एल्बिनो बी जो है ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर बी जो है और ब्लैक कलर के लिए, और कैपिटल स्मॉल बी जो है ब्राउन कलर के। तो यहाँ पे बताया गया है जो आपका ए है ये पिगमेंट का प्रोडक्शन है, स्मॉल ए जो है कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो वो ए से डिनोट होगा, अगर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो वो स्मॉल ए से डिनोट होगा। अगर ब्लैक कलर प्रेजेंट होगा तो वो बी से डिनोट होगा, और अगर ब्राउन कलर प्रेजेंट होगा तो वो जो है स्मॉल बी से डिनोट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये लाइन थोड़ा ठीक है। ए डिनोट करेगा पिगमेंट को आपका, और स्मॉल ए करेगा कि आपका कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है। आपका बी कलर प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक कलर को, ब्लैक कलर होगा तो बी से डिनोट होगा, और स्मॉल भी रिप्रेजेंट करेगा ब्राउन कलर को। याद रखना ये ब्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है यहाँ पर। और फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप बता दिया, जैसे अगर आप जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, अगर जीनोटाइप आपके एलील 2 मतलब पेयर में प्रेजेंट है, ए है तो ए और बी है तो आपका ब्लैक कलर होगा। कैपिटल ए बी है तो आपका ब्राउन कलर होगा। स्मॉल ए बी है, या फिर आपका स्मॉल ए बी और स्मॉल बी है तो एल्बिनो कलर होगा। तो ये बताया गया है। और जो इसका F2 रेशो होगा, F2 जनरेशन का जो रेशो होगा वो वही आएगा 9:3 एल्बिनो, ठीक है। यहाँ पे एल्बिनो कलर लिया है क्या, क्योंकि यहाँ पे कॉट कलर की बात हो रही है आपकी।
जो कोड का कलर है आपका माइस के अंदर, उसकी बात हो रही थी। तो उसमें जो जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने ये रखे हैं, ए और बी जो है, ए आपका पिगमेंट को शो कर रहा था ना, ए आपके पिगमेंट को शो कर रहा था, स्मॉल ए आपका कोई पिगमेंट नहीं होगा, नो पिगमेंट, ठीक है। यहाँ पे पिगमेंट है, यहाँ पे नो पिगमेंट है। और कैपिटल बी जो है आपके ब्लैक कलर को शो कर रहा है, स्मॉल बी जो है आपके ब्राउन कलर को शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपने जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़ लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी है यानी कि कैपिटल ए है और कैपिटल बी है यानी कि ये पिगमेंटेड भी होगा और आपका ब्लैक भी होगा, तो ये ब्लैक कलर को डिनोट कर रहा है। और सेकंड जो आपका जीनोटाइप है कैपिटल ए और स्मॉल बी बी यानी कि आपका पिगमेंटेड होगा और आपका यहाँ पे कलर जो है वो ब्राउन होगा, तो यहाँ पे ब्राउन कलर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे स्मॉल ए है और बी है, कैपिटल बी है यानी कि यहाँ पे ब्लैक कलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब रिसेसिव की बात हो रही है, तो रिसेसिव में क्या है, अगर स्मॉल बी दे रखा है और या फिर आपको कैपिटल बी और स्मॉल ए दे रखा है, तो दो ए दे रखा है, तो ये अल्बिनो कलर को शो करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। हेयर ए मास्क द इफेक्ट ऑफ जीन बी। यहाँ पर जो एलिल है ए, क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो रिसेसिव एलिल कौन से हैं, ए स्मॉल ए रिसेसिव एपिस्टेसिस है, ये मास्क कर लेते हैं दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को। दूसरे जीन में कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों हो सकते हैं। सो जीन ए इज एपिस्टेटिक टू जीन बी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जीन ए है वो एपिस्टेटिक है या फिर वो आपका जीन बी के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, ठीक है। जीन ए जो है इज एपिस्टेटिक टू बी। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करें तो डुप्लीकेट एपिस्टेसिस रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो रेशो होता है वो याद रखना 9:7 होगा। अब 9:7 कैसे होगा, तो ये डुप्लीकेट है। फ्लावर कलर इन स्वीट पी, जैसे आपका फ्लावर का कलर है स्वीट पी के अंदर, जीन ए एंड जीन बी आर बोथ रिक्वायर्ड फॉर पिगमेंट फॉर्मेशन। आपको जीन ए और जीन बी दोनों ही चाहिए होंगे पिगमेंट के फॉर्मेशन के लिए, इसके केस में डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में। इफ आइदर जीन इज होमोजाइगस रिसेसिव ए और स्मॉल बी, ठीक है, पिगमेंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड। आपके पिगमेंट चाहिए तो आपको कैपिटल ए कैपिटल बी चाहिए होगा इसमें, ठीक है, ये चाहिए होगा। अगर आपको पिगमेंट चाहिए तो जीन ए जीन कैपिटल बी आर बोथ रिक्वायर्ड, दोनों की जरूरत होती है पिगमेंट के फॉर्मेशन में। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस यानी कि इसमें आपका डोमिनेंट जो जीन है वो आपको डोमिनेंट एलिल जो है वो चाहिए होगा पिगमेंट के को शो करने के लिए, दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी, ना कि एक की। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, तो बी तो उसको ब्लैक कलर को डिनोट कर रहा था, ए डिनोट कर रहा था पिगमेंट को, लेकिन यहाँ पर जो है ए और बी दोनों ही जो है आपके पिगमेंट को शो करेंगे, पिगमेंट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इफ आइदर जीन इज होमोजाइगस, अगर आपका कोई भी जीन होमोजाइगस है रिसेसिव, जैसे स्मॉल ए या स्मॉल बी पिगमेंट इज नॉट प्रोड्यूस, तो आपका पिगमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा होमोजाइगस रिसेसिव के केस में। आपको डोमिनेंट जो जीन है वो आपको चाहिएगा जिसमें आपका एल कैपिटल ए कैपिटल बी होना चाहिए। फिनोटाइप्स की बात करें तो जीनोटाइप जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी है पर्पल फ्लावर देगा, कैपिटल ए स्मॉल बी है वो वाइट फ्लावर देगा, स्मॉल ए और कैपिटल बी है तो वो आपको वाइट फ्लावर देगा, ठीक है। जबकि स्मॉल ए स्मॉल बी जो वाइट फ्लावर देखो जिसमें भी कैपिटल, देखो अब फर्स्ट केस में जो है ए और बी दोनों पिगमेंट है तो इसलिए फ्लावर का कलर पर्पल आ गया, ठीक है। जबकि दूसरे जो है आपके इसमें कैपिटल ए तो है लेकिन कैपिटल बी नहीं है, इसलिए फ्लावर का कलर वाइट आ गया। इसमें कैपिटल बी तो है लेकिन कैपिटल ए नहीं है, डोमिनेंट ए नहीं है इसमें एलिल, तो इसलिए इसका भी कलर जो है वाइट आ गया, वाइट फ्लावर आ गया। इसमें स्मॉल ए रिसेसिव एलिल प्रेजेंट है, कोई डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं है, तो इसका कलर जो वाइट फ्लावर होगा। यानी कि जो आपका डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस है ये आपको बताता है कि डुप्लीकेट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको डोमिनेंट जी एलिल की जो है ज़रूरत होगी पिगमेंटेशन को शो करने के लिए। कलर का चेंज आप तभी देखोगे इसमें जब आपका डोमिनेंट एलिल जो है दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तभी पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा, पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर उनमें से कोई एक भी एब्सेंट है तो आपका जो कलर है फ्लावर का वो वाइट ही आएगा। इसीलिए इसका जो रिजल्टिंग F2 जनरेशन में जो रेशो है वो 9:7 रहेगा। तो वाइट जो इसमें 7 रहेंगे, 9 आपके पर्पल रहेंगे। और 9 क्यों पर्पल कब होंगे, जब आपके दोनों ही जो है प्रेजेंट होंगे, ए और बी दोनों ही एलिल प्रेजेंट होंगे, तभी आपका कलर पर्पल आएगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट है जीनोटाइप में तो आपका कलर जो है फिनोटाइप का वो वाइट रह जाएगा। तो ये है डुप्लीकेट डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसमें रिसेसिव जो है दूसरे के जीन को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसमें डोमिनेंट का होना जरूरी है पिगमेंटेशन के लिए। इजी मेमोरी ट्रिक के लिए याद रखना, रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो आपका रेशो है मेंडेलियन रेशो जो चेंज हो जाता है 9:3:4 में, 1 रिसेसिव जीन मास्क अनदर जीन, इसमें एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहा है। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में 9:7 हो जाता है और बोथ डोमिनेंट जीन आर रिक्वायर्ड टुगेदर, एब्सेंस ऑफ अदर गिव्स द रिसेसिव फिनोटाइप। अगर उनमें से कोई एक भी जो है एब्सेंट होगा तो इसमें आपको दोनों ही डोमिनेंट जीन होने जरूरी हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों ही डोमिनेंट जीन होने जरूरी हैं। अगर ये नहीं हुए, इनकी एब्सेंस में रिसेसिव फिनोटाइप जो है आपको एब्सेंस ऑफ एदर गिव्स, तो दोनों की एब्सेंस में क्या है या फिर इनकी दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट रहा तो रिसेसिव फिनोटाइप शो हो जाएगा। और इसमें क्या है, रिसेसिव फिनोटाइप में क्या है आपका रेशो 9:7 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। विजुअल समरी के लिए याद रख लेना, रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है आपका ए से डिनोट हो रहा है, मास्क जीन बी जीन को ये क्या है मास्क कर रहा है। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या है, रिसेसिव एलिल होंगे, ये दूसरे जीन को कम्प्लीटली मास्क कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो आपका ये
रेशो होगा वो 9:3:4 होगा। जबकि डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में ए एंड बी बोथ नीडेड ए रिसेसिव ए एंड बी नो ट्रेट, कोई भी ट्रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में कोई भी ट्रेट नहीं देखने को मिलेगा अगर आपका कोई भी एक डोमिनेंट जो है आपका एब्सेंट है, ए और बी में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो नहीं होगा। और इसका जो आपका रेशो रहेगा 9:7 रहेगा, इसमें कोई भी ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। जबकि पहले में क्या है, आपको मास्क कर रहा था बी जीन को, और F2 जनरेशन में जो रेशो है 9:3:4 की आ रही थी। डुप्लीकेट रिसेसिव जीन में हमेशा याद रखना ये डुप्लीकेट है, इसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस नहीं कर रहा, बल्कि इसमें पिगमेंटेशन के लिए या ट्रेट को शो करने के लिए आपको डोमिनेंट एलील की ज़रूरत होगी, और दोनों डोमिनेंट एलील साथ में प्रेजेंट होंगे तभी हो सकता है। एक की भी एब्सेंस हुई, जैसे ए बी में से अगर ए नहीं है तो भी ये अपना जो ट्रेट शो नहीं करेगा, अगर बी नहीं है ए प्रेजेंट है तो भी ये नहीं शो करेगा। दोनों का ही एक साथ मौजूद होना जरूरी होता है, दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं तभी ट्रेट शो होगा, और इसमें जो रेशो है 9:7 रहेगा। हमने थर्ड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए, यहाँ पे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चैप्टर 4 से है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। एड ए नोट ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एज ए मेजर टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, कि आप रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इसको इससे मेज़र करता है एज ए मेज़र, इसको हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए और डिस्टेंस के लिए बिटवीन जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है या उसका जो मेजरमेंट है उसके लिए हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। तो इस पर भी आपने एक नोट लिखना है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे लिंकेज के बारे में पूछा गया है कि लिंकेज क्या है बताइए, क्रॉसिंग ओवर क्या है वो बताइए, और एक नोट भी आपने लिखना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ये किस तरह से मेज़र करती है डिस्टेंस को, जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनको मेज़र करने के लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस तरह से काम आती है और ये क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिंकेज क्या है। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लिंकेज एक ऐसी टेंडेंसी होती है जीन्स की जो कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और ये इनहेरिट होते हैं टुगेदर, एक साथ ही इनहेरिट हो जाते हैं जब भी किसी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। सपोज करो कि आपके पास एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, कोई भी एक क्रोमोसोम है, आपको पता है ये आपके इस शेप में होते हैं, ठीक है, थोड़ा गलत बना दिया, क्रोमोसोम ये प्रेजेंट है। इसी तरह से सपोज करो ये क्रोमोसोम है, तो जीन्स आपके प्रेजेंट, जैसे ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है। तो लिंकेज क्या है, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स, इन दोनों, जैसे ये दोनों जीन है, इन दोनों जीन्स की टेंडेंसी होती है लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। देखो ये सेम क्रोमोसोम पर है ना, एक ही क्रोमोसोम है ये, ठीक है, यहाँ पे ये पेयर है ना क्रोमोसोम का, तो ये एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये दो, एक ये जीन और एक ये जीन, दोनों ही एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों ही जीन एक साथ नए गैमेट में ट्रांसफर हो जाएंगी या इनहेरिट हो जाएंगी। इस टेंडेंसी को लिंकेज कहते हैं कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट दो जीन एक साथ एक नई गैमेट में इनहेरिट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। जीन दैट लाई क्लोज टू ईच अदर, ऐसे जीन्स जो एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, ऐसे जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहते हैं। देखो अब ये क्रोमोसोम हमने पढ़ा था, इस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन एक दूसरे के काफ़ी पास है, ठीक है, ये दोनों जीन जो है एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, तो जीन्स लाई क्लोजर, ये दोनों क्लोजर हैं, एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक सेम सिमिलर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है दोनों जीन, आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में, इन दोनों जीन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लिंक्ड जीन्स का, ये दोनों जीन लिंक्ड जीन्स कहे जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो है सच जीन्स डू नॉट असोर्ट इंडिपेंडेंटली, ये दोनों जीन जो है इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं होती, यानी कि अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जो गैमेट फॉर्मेशन में ये अलग अलग इनहेरिटेड नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और सेम ही क्रोमोसोम पर हैं, तो ये दोनों ही एक साथ ही इनहेरिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट गैमेट में, गैमेट के फॉर्मेशन में। एंड टेंड टू पास टुगेदर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और इसी वजह से इनके पास एक टेंडेंसी होती है कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें एक साथ पहुँचेंगे, एक साथ जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, तो ये जो लिंकेज का जो कंसेप्ट है फर्स्टली ये आपके थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था वाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। जो ड्रोसोफिला है मेलानोगैस्टर है उसके ऊपर जब मॉर्गन स्टडी कर रहे थे, जब उन्होंने पढ़ा था ना एक्स लिंक्ड जीन्स, ठीक है, तो उसके बारे में एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम या एक्स लिंक्ड ट्रेट थे वो स्टडी किया था उन्होंने, मॉर्गन ने। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने ही ये कंसेप्ट लिंकेज का पढ़ा था, फर्स्टली उन्होंने ही ये जो लिंकेज का कंसेप्ट दिया है। तो लिंकेज क्या होती है, जो अगर दो जीन्स हैं एक साथ ही एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास पास प्रेजेंट हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट गैमेट में एक साथ ही इनहेरिट होंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट को लिंकेज कहा जाता है कि दो जीन जो एक ही सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो एक साथ ही टुगेदर इनहेरिट होंगे नेक्स्ट गैमेट में, नेक्स्ट गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंकेज जो है, कंप्लीट लिंकेज
लिंकेज होता है और इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। अब देखो लिंकेज भी दो तरह का होता है। लिंकेज जो जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर विदाउट सेपरेशन, जो जीन्स बिना किसी सेपरेशन के इनहेरिट हो जाती हैं एक साथ, नो क्रॉसिंग ओवर, कोई भी क्रॉसिंग ओवर उनमें नहीं होती है, तो ऐसे लिंकेज को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? जीन्स आर यूजुअली इनहेरिटेड टुगेदर बट मे सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जीन्स जो है इनहेरिट तो होती हैं एक साथ लेकिन वो सेपरेट हो जाती हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स में जो है क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जब आपके क्रोमोसोम जो है क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, क्रॉसिंग ओवर में क्या है, अब देखो दो क्रोमोसोम है, अब ये दो क्रोमोसोम है, जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो वो क्रॉसिंग कैसे होगी? ऐसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है, ये क्रॉसिंग होगी। जब ये क्रॉसिंग होगी तो इस क्रोमोसोम पर जो ये जीन प्रेजेंट था और जो इस क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट था उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं, वो जीन जो है सेपरेट हो जाते हैं। जीन्स आर यूजुअली इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ इनहेरिट हुए हैं, नेक्स्ट गैमेट में एक साथ गए हैं, लेकिन बट मे सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, लेकिन वो क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह के लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं, जबकि कंप्लीट लिंकेज में वो कंप्लीटली गैमेट में चले जाते हैं और उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं देखने को मिलती। तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ इसे याद रख लेना कि जिसमें क्रॉसिंग नहीं होगी क्रोमोसोम में और सेम क्रोमोसोम पर आपके जीन्स प्रेजेंट है तो आपके कंप्लीट लिंकेज शो करेंगे, लेकिन सेम क्रोमोसोम पर भी आपके जीन प्रेजेंट है लेकिन उनके बीच में इनहेरिटेड होने के बाद भी वो जो है आपके क्रॉसिंग ओवर शो कर देते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है क्रोमोसोम्स के बीच में, तो क्रोमोसोम के बीच में, तो उस टाइम पर उसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाएगा। तो यहाँ पे लिंकेज का टॉपिक जो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? अब देखो क्रॉसिंग ओवर से आपका इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा था तो आप पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, दो एक ही तरह के क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस हैं, एक तरह के हैं, उनके बीच में जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस, और ये म्योसिस के प्रोफेज 1 में ये प्रोसेस देखने को आपको मिलेगी। जब भी म्योसिस हो रहा होगा तो उस टाइम प्रोफेज में आपको ये क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये होती है क्रॉसिंग ओवर। इट ऑकर्स व्हेन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक द रीजन, ये तब होते हैं जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। देखो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, वो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही तरह के होमोलोगस क्रोमोसोम के ब्रेक एंड रिजॉइन, वो टूट जाते हैं और दोबारा से ज्वाइन करते हैं। जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है टूट कर दोबारा से जुड़ती हैं उसी टाइम पर उसको बोलते हैं द एक्सचेंज प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन, और इस तरह का जो एक्सचेंज होता है वो नए कॉम्बिनेशन को बनाता है, जीन्स के नए कॉम्बिनेशन को बनाता है और इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट। जब दो क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं क्योंकि नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स में। इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेंगे, यानी कि जब जीन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी की वजह से जो है वेरिएशन भी देखने को मिलेगा ऑफस्प्रिंग के अंदर। ब्रिक्स लिंकेज बिटवीन जीन्स, और इसका एक इंपॉर्टेंस ये है कि जीन्स के बीच में जो लिंकेज है, एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट थे उनके बीच में जो लिंकेज है वो भी यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हेल्प्स इन जेनेटिक मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम, और इस तरह से, और जब ये क्रॉसिंग ओवर करेगा तो एक तरह से जेनेटिक मैपिंग भी बना रहा है। जेनेटिक मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जब इससे दूसरा क्रोमोसोम बन रहा होगा क्रॉसिंग ओवर से तो वो जेनेटिकली चेंज होगा, उसकी मैपिंग की गई होगी। तो ये है आपका टॉपिक क्रॉसिंग ओवर का। नेक्स्ट देख लेते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीन डिस्टेंस। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है या फिर जीन डिस्टेंस क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपका मेनली परसेंटेज बताता है रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग की, यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर हुई है क्रोमोसोम्स के अंदर और उससे जो आपके ऑफस्प्रिंग बने हैं वो रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग जो है उनकी परसेंटेज को बताना। क्रॉसिंग ओवर की जैसे जो है आपके रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग की परसेंटेज कितनी है वही होती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब भी आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, आपके क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसकी वजह से आपका रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा। कोई रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग बनेगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है और उसमें चेंजेस आ जाएंगे, जेनेटिक बिहेवियर, जेनेटिक मैपिंग होगी तो रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग बनेंगे, और उनके परसेंटेज की कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग बने हैं जब क्रॉसिंग ओवर हुई है तो उसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। की पॉइंट्स, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। अब देखो इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है कि हम एक एस्टिमेशन लगा सकें कि कितना डिस्टेंस है जीन्स के बीच में, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको पता लगाने के लिए ये परसेंटेज जाना जाता है, या रिकॉम्बिनेंट जो ये परसेंटेज है ये जाना जाता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अब देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, इसके बीच में ये जो जीन है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसको जानने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर क्रोमोसोम पे जो जीन्स है, ये दो जीन है, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो हायर होगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर जीन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है तो आपका लोअर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लोअर
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना पता होना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ टू मेजर द मेनली टू मेजर और टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड इट शोज इन द परसेंटेज में हमें पता लगना चाहिए, ठीक है, ये परसेंटेज बताएगा। और जो आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं हायर होंगी जब उनके बीच में दो जीन्स के बीच में अगर जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा या जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। जितना कम डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में, किसी क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स है उनके बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही आपकी लोअर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। यूनिट ऑफ जीन डिस्टेंस, अगर हम बात करें जीन के डिस्टेंस के बीच में यूनिट क्या होती है, कैसे आप इसको मेजर करते हो, यानी कि जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट को यूज़ करते हो? 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमोर्गन, ठीक है। अगर आपका 1% कह रहे हो कि आप 1% रिकॉम्बिनेशन है वहाँ पर, दैट मीन कि आपका जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में वो 1 मैप यूनिट है, ठीक है। इफ रिकॉम्बिनेशन, ये याद रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बताकर आ सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जहाँ पर पूछी जाए तो आप 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट यानी कि सेंटीमोर्गन, 1 सेंटीमोर्गन, ठीक है। 1 मैप यूनिट यानी 1 सेंटीमोर्गन। 1% रिकॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1% या फिर 1 मैप यूनिट या फिर 1 सेंटीमोर्गन, ठीक है, क्योंकि मॉर्गन ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था लिंकेज वाला, जीन्स के बीच में डिफरेंस भी उन्हीं ने दिया है, तो इसीलिए इसको सेंटीमोर्गन बोला गया है, ठीक है। 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन, ऐसे नोट कर लो, और ये आपका 1 सेंटीमोर्गन के इक्वल होगा। तो यह रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को मेजर करने का तरीका। इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स इज 10%, अगर ये आपने 10% मान लिया, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 10 सेंटीमोर्गन। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है आपने मान ली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपकी 10% है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में वो भी 10 सेंटीमोर्गन होगा। यानी कि दो जीन्स के बीच में, क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये दो जीन है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा अगर इसकी हम बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसकी 10% मान ली, तो इसका जो अगर आपने डिस्टेंस बताना है तो कितना बताओगे? 10 सेंटीमोर्गन होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन समरी में अगर बात करें तो लिंकेज क्या होता है? जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम इनहेरिटेड टुगेदर, जब एक ही तरह के जीन्स जो है एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन्स है एक ही तरह के होने जरूरी नहीं है, सेम क्रोमोसोम पर होने जरूरी है। अगर सेम क्रोमोसोम पर आपके जीन प्रेजेंट है और वो एक ही साथ इनहेरिट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप लिंकेज कहोगे। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पर क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाना ही क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स और क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? ये परसेंटेज है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आप हमेशा परसेंटेज में डिनोट करोगे या जो है मेज़र करोगे, और ये क्या होता है? यूज टू मेज़र, इसको किया जाता है। पर जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ये देखी जाती है कि जो क्रोमोसोम है उसके जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है या कम डिस्टेंस है। इसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। और 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेंटीमोर्गन के इक्वल। तो डिस्टेंस को भी बताते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मेनली आपका मेज़र करता है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मेज़र करता है आपका ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, उसमें लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं। लिंकेज देखो यहाँ पे इजी लैंग्वेज में शॉर्ट में देख लेते हैं। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर एंड नॉट टू असोर्ट इंडिपेंडेंटली। लिंकेज क्या होता है? ये एक टेंडेंसी होती है जीन्स की, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जो जीन्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है ताकि वो एक साथ जो है इनहेरिट हो सकें और उनमें कोई भी इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट ना हो, ठीक है, वो एक साथ ही जो है इनहेरिट हो सके। ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पर दीज जीन्स टेंड टू पास टुगेदर। मियोसिस के टाइम पर ये जीन्स जो है ट्राई करती हैं कि ये एक साथ जो है पास हो जाए टू द सेम गैमेट पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये ट्राई करेंगी जो दो जीन्स होंगी जो आपके क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगी, ये कोशिश करेंगी जैसे क्रोमोसोम ए पर जो ये है आपकी ए और बी है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक तरह ए दिखने वाले क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो है नेक्स्ट जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो जाएगा क्रोमोसोम, तो ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती हैं इनकी कोशिश होती है कि ये एक साथ ही इनहेरिट हो नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट गैमेट में एक साथ ही जाए। पेरेंटल मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं जैसे ए बी, कैपिटल स्मॉल। अब देखो कैपिटल ए और स्मॉल ए और कैपिटल बी। रिकॉम्बिनेंट लेस फ्रीक्वेंट, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ क्योंकि एक साथ नहीं गए हैं यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर को ध्यान से देखो। पेरेंटल टाइप्स आर मोर फ्रीक्वेंट दैन रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल जो होंगे वो ज़्यादा क्या होंगे आपके फ्रीक्वेंट होंगे, जबकि रिकॉम्बिनेंट टाइप ड्यू टू लिंकेज की वजह से होंगे, ठीक है। ये पेरेंटल था, मोस्ट फ्रीक्वेंट है,
जबकि ये रिकॉम्बिनेंट है तो ये लेस फ्रीक्वेंट है। की पॉइंट की बात करें, लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिंक्ड जीन्स होंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगे, ये अलग अलग नहीं जाएंगे गैमेट में। जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता था कि अलग अलग जो डिफरेंट एलिल है वो आपके डिफरेंट उसमें गैमेट में चले जाते हैं, सिंगली चले जाते हैं, पास होने जाते हैं। सिंगल एलिल जो है पास होता है या इनहेरिट होता है एक नए गैमेट में, ये हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। लेकिन जो लिंक्ड जीन होते हैं ये इसको फॉलो नहीं करते एंड यूजुअली रिमेन टुगेदर अनलेस क्रॉसिंग ओवर। और ये जो जीन्स है एक साथ एक क्रोमोसोम पर साथ ही नए गैमेट में ट्रांसफर होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये एक साथ ही रहें, ठीक है। और जब क्रॉसिंग ओवर होगी तब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, अदरवाइज ये सेपरेट नहीं होंगे। एक सेकंड दीजिएगा, काफ़ी नीचे आ गए हम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा लिंकेज का। सेकंड जो आपका टॉपिक है ये हमारा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बारे में जान लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या बताया गया है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके बीच में जो सेगमेंट का एक्सचेंज होता है उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही तरह के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। जब मियोसिस की प्रोफेज 1 होती है ना उस टाइम पर होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके साथ क्रॉसिंग हो जाती है। उनकी क्रॉसिंग हो जाने के टाइम पर एक्सचेंज हो जाते हैं उनके सेगमेंट्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके सेगमेंट जो है आपके एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे देखो क्रॉसिंग ओवर जो चियाज़मा यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा रखी है, यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो यहाँ पर जो है सेगमेंट जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पीच कलर का हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये पीच है तो यहाँ पे ब्लू कलर का होगा। क्रॉसिंग ओवर होने से इनके जो सेगमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। देखो यहाँ पे पीच कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस क्रोमोसोम में और इसमें आपको ब्लू देखने को मिल रहा होगा। तो यही है क्रॉसिंग ओवर। इसमें जो है एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट्स का, इसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये देखो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही हैं, ये वाली और ये वाली नॉन सिस्टर है ना। अब ये और ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये इसकी है और ये इस क्रोमोसोम की है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है गैमेट्स का, सेगमेंट्स का, सॉरी गैमेट्स का नहीं, सेगमेंट्स का जो एक्सचेंज होता है इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को कि इसमें एक्सचेंज हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, इसमें एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जबकि ये होमोलोगस थी, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है और सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा है। और ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उस टाइम पर ये आपको देखने को मिलेगा। सॉरी यार, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट कर दीजिएगा। तो देखते हैं कहाँ गए हम। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं और हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के बारे में। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, देखो क्रॉसिंग ओवर में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट दिया गया है यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर जब भी होगी तो रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स को बनाएगी विद न्यू कॉम्बिनेशन, जैसे कैपिटल A स्मॉल b एंड स्मॉल a कैपिटल P। तो इस तरह से ये बनाएगी न्यू जो आपके क्रोमेटिड्स का या न्यू कॉम्बिनेशन बनाएगी आपके क्रोमेटिड्स का, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है इसमें क्रॉस कर रही हैं। क्या हो रहा है यार ये? की पॉइंट की बात करें तो इसमें की पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। क्रॉसिंग ओवर ब्रेक्स लिंकेज एंड क्रिएट्स रिकॉम्बिनेंट जीन कॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर का काम क्या होता है कि लिंकेज को ब्रेक डाउन कर देती है। जो जीन्स के बीच में लिंकेज होता है एक सेम क्रोमोसोम में, उसको ये ब्रेक डाउन कर देती है क्रॉसिंग ओवर, एंड आपका एक रिकॉम्बिनेंट जीन का कॉम्बिनेशन ये बना लेती है। एक रिकॉम्बिनेंट जीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। अब पढ़ते हैं हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? ए मेजर और डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ये मेजर कर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का जीन्स के बीच में। जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, सेम क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उनके बीच में कितना डिफरेंस है या कितना उनका डिस्टेंस है, उसको मेजर करने
का जो कॉन्सेप्ट है उसी को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेट हो। देखो ए फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी इंडिकेट्स हाउ फार अपार्ट टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम। तो फ्रीक्वेंसी है आपकी रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी की, वो आपको ये बताती है कि दो जीन्स जो है सेम क्रोमोसोम पर कितने दूर हैं एक दूसरे से या कितने डिस्टेंस पर है। सेम चीज़ है, बार बार रिपीट होकर वही बातें आ रही हैं कि सेम क्रोमोसोम पर दो आपके जीन्स जो हैं कितने डिस्टेंस पर हैं लोकेटेड हैं, उसके डिस्टेंस को मेजर करना ही आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, आप जान लो कि कितने जो आपके ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनके बीच में आपकी क्रॉसिंग हुई है, उनका नंबर आपको पता होना चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी को शो कर रहे हैं, और टोटल प्रोजेनी आपको पता हो कि टोटल प्रोजेनी कितनी है। उसको 100 से अगर आप ये कर देते हो तो आप इनके आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जान जाओगे, यानी कि जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है आप उसको जान जाओगे। एग्जाम्पल जैसे टेस्ट क्रॉस है, कैपिटल ए या आप डोमिनेंट ए स्मॉल बी या रिसेसिव बी को अगर आप क्रॉसिंग करा रहे हो स्मॉल या रिसेसिव ए बी के साथ, तो आपको जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी 15.6%। आप मेजरमेंट करके देख लेना, इसका मेजरमेंट आपको न्यूमेरिकल भी किसी तरह से भी आ जाए तो आप इन्हें फॉर्मूला यही लगाना है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100, आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पेपर में सिर्फ इतना भी लिख के आ रहे हो ना कि इसकी डेफिनेशन बता दिया आपको, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज सिंपली मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि किसी क्रोमोसोम पर, या फिर आप डिस्टेंस पता लगा रहे हो। रिकॉम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो आपकी प्रोजेनी को इंडिकेट करती है कि वो कितने अपार्ट हैं एक दूसरे से किसी भी क्रोमोसोम पर। मेन चीज़ वही है कि एक क्रोमोसोम पर दो जीन जो है कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, लोकेटेड हैं, उसको पता लगाना ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है। उसको सिर्फ आपने 100 से डिवाइड करना है उसके रेशियो को, ठीक है। आपकी रिकॉम्बिनेंट जो प्रोजेनी है उसको आपने टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका परसेंटेज या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। 78 + 78 अपॉन 1000, अगर 1000 है आपकी ये टोटल प्रोजेनी और उसमें से 78 जा रही है, तो आपकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 15.6% आ जाएगी। इंटरप्रेटिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एज जेनेटिक डिस्टेंस, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन। ग्रेटर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीन्स आर फार्दर अपार्ट। अगर आपकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ज़्यादा है, दैट मीन कि आपके जीन्स जो है काफ़ी डिस्टेंस पर एक दूसरे से पास नहीं है, क्रोमोसोम पर काफ़ी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ एक यहाँ है, काफ़ी पास प्रेजेंट वो नहीं है। आपकी अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर आपकी कम आ रही है या रेंजेस फ्रॉम 0%, अगर 0% पर जा रही है, दैट मीन वेरी क्लोज और कंप्लीट लिंकेज, दैट मीन वो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, या हो सकता है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, उनके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो। तो ये आपको बता दें 50% इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसमें जो 50% उनका जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। जेनेटिक डिस्टेंस जो है मैप यूनिट में 0 सेंटीमॉर्गन जो है वेरी क्लोज जीन्स, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज जीन्स होते हैं। अगर 0 सेंटीमॉर्गन है, अगर 10 सेंटीमॉर्गन है मॉडरेट डिस्टेंस उनमें देखने को मिलेगा कि इतना तो नॉर्मल है, और 20 सेंटीमॉर्गन है तो फार्दर अपार्ट वो काफ़ी ज़्यादा दूर है एक दूसरे से। 50 सेंटीमॉर्गन है अनलिंक्ड असॉर्ट फ्रीली, और वो इसका मतलब क्या है 50 सेंटीमॉर्गन है, दैट मीन कि वो इंडिपेंडेंट है या अनलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और उनको आप आसानी से असॉर्ट कर सकते हो फ्रीली, एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे वो नेक्स्ट गैमेट में, उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है उनका एक साथ जाने का, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है उनका 50 सेंटीमॉर्गन आ गया है, ठीक है। तो आपका जो मॉडरेट होता है वो 10 सेंटीमॉर्गन होता है। आपका 0 पर ये माना जाएगा कि वो एकदम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, या फिर लिंक्ड आपके जीन्स हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, जबकि 20 सेंटीमॉर्गन का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है एक दूसरे से। समरी में बात करें, लिंक्ड जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। आपको पता है कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए जो जीन्स होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो एक साथ ही इनहेरिट हो नेक्स्ट गैमेट में या नेक्स्ट जनरेशन में। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्योसिस के टाइम पर जब क्रॉसिंग होती है कैन ब्रेक दिस लिंकेज, तो ये लिंकेज जो है टूट जाता है, उसको ये क्रॉसिंग ओवर जो है तोड़ सकती है लिंकेज को दो जीन्स के बीच में जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, एंड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट टाइप, और वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप बना सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, आपको देखने को मिलेगा न्यू प्रोजेनी बन जाएगी। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑन द क्रोमोसोम। जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है दो जीन्स के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस होना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन को शो करेगा। या फिर आप कहो, अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता है दैट मीन आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि उस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमॉर्गन पर वो प्रेजेंट हैं। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 5 से पढ़ेंगे, और ये आपको आई थिंक आपके काफ़ी काम आने वाली वीडियो है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और पेपर में जाने से पहले बैठने से पहले एक बार इसको जरूर से जरूर सुन लीजिएगा, ताकि आपको सब चीज़ें जो हैं लास्ट मिनट पर प्रिपेयर हो जाएँ, आपकी अच्छे से आप पेपर अटैम्प्ट कर पाओ। चैप्टर 5 देखिए, डिफाइन म्यूटेशन एंड हॉट स्पॉट्स। म्यूटेशन क्या होती है और हॉट स्पॉट क्या होते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट क्लासेज ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस की अलग अलग कितने टाइप के होते हैं म्यूटेशंस, मेनली आपने ये बताना है कि म्यूटेशंस क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा आपको हॉट स्पॉट्स पता होने चाहिए।
हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। म्यूटेशन देखिए, ए म्यूटेशन इज ए सडन परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन होता क्या है, देखो एकदम से कोई चेंज आ जाना और परमानेंट भी रहेगा और वो हेरिटेबल रहेगा, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। इनहेरिटेबल रहेगा यानी कि इनहेरिट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जो है गैमेट अगर फॉर्मेशन होती है तो गैमेट में भी वो जाएगा। जेनेटिकली मटेरियल जो डीएनए सीक्वेंस के अंदर ये आपका एकदम से चेंज देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म में। तो देखो म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं, जो उनकी बॉडी में, उनके न्यूक्लियस में जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, उनमें एकदम से चेंजेस आ जाते हैं और वो परमानेंट चेंज आ जाते हैं, जिसको वो इनहेरिट कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसको बोला जाता है म्यूटेशन, सडन परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज। सडन परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है या डीएनए सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, इसको बोला जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में ओके नेचुरली, ये आपको नेचुरली भी देखने को मिल सकता है और मे बी इंड्यूस्ड बाय म्यूटेजेंस सच एज रेडिएशन एंड केमिकल्स। ये म्यूटेशन जो है आपको खुद ब खुद नेचुरली भी देखने को मिल सकता है। मान लो कि कोई सेल जो है ब्रेक हो जाती है, एकदम से टूट जाती है, सडन उसमें चेंजेस आ जाते हैं, कोई ब्रेकेज हो जाती है, डैमेज हो जाता है कोई पार्ट उसका, उसके बाद उसमें आपके परमानेंट चेंज आ जाते हैं उस डीएनए में। यहाँ पर आप सेल की से बात करें डीएनए सीक्वेंस की, मान लो कि आपको कोई चोट लगी, आप गिर गए या कुछ आपके साथ हो गया, जैसे आपके सनलाइट की वजह से आपके कुछ डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, एक्सरेज की वजह से हो जाते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस। तो ये सडन एकदम से आने वाले चेंजेस हैं, परमानेंट रहेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में भी आप इनहेरिट होंगे ये चेंजेस। तो इनको बोला जाता है आपके म्यूटेशंस, ठीक है। की पॉइंट की बात करें तो इंड्यूस्ड जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, और इनका की पॉइंट ये है कि म्यूटेशन, जब भी म्यूटेशन होगा डीएनए सीक्वेंसेस में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में जब भी कोई म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो उनके जेनेटिक वेरिएशन होंगे। पॉपुलेशन के अंदर आपको जेनेटिकली वेरिएशन देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशन देखने को मिलेंगी। कैन अकर इन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, और ये जो म्यूटेशन है ये जीन्स पर देखने को मिलेगा। आपको क्रोमोसोम के जो जीन्स होते हैं उन पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएनए के सीक्वेंसेस में ही आपको ये देखने को मिलेगा। इफेक्ट्स में भी हार्मफुल, बेनिफिशियल और न्यूट्रल, और इसके जो इफेक्ट्स है, म्यूटेशन का इफेक्ट हो सकता है कि बेनिफिशियल हो सकता है कि ये हार्मफुल हो उस ऑर्गेनिज्म के लिए, या हो सकता है कि इसकी जैसे कोई भी फर्क ऑर्गेनिज्म में नहीं पड़ रहा है, वो न्यूट्रल हो। देखो म्यूटेशन की डेफिनेशन की बात करें, ये पिक्चर की फॉर्मेट में आपको दिखाया गया। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन देखिए आपको ये स्टैंड दिखाई दे रहा होगा, डीएनए का सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो डीएनए के सीक्वेंस में दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे एकदम से, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर आपको एक ब्रेकेज, यहाँ पे एक स्पार्क देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एकदम से ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, या कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है। म्यूटेशन इज ए परमानेंट हेरिटेबल चेंज, तो यहाँ पर एक चेंज देखने को मिलेगा आपको, ये परमानेंट रहेगा, हेरिटेबल रहेगा, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है, गैमेट्स में पास हो सकता है, इन द डीएनए सीक्वेंस। और ये चेंज कहाँ है, डीएनए के सीक्वेंसेस में है और इन क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में है, नंबर में है, सेल के अंदर। तो ये होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। म्यूटेशन इज ए परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस और क्रोमोसोम और इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नंबर ऑफ ए सेल, या फिर आप वही बात जो था कि आपका जो म्यूटेशन होता है सडन परमानेंट एंड इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं आपके क्रोमोसोम के अंदर या फिर आपके डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर, इसी को बोला जाता है म्यूटेशन। ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो आपके क्लासेस, अब इससे पहले हम क्लासेस को देखें म्यूटेशन की कौन कौन सी होती है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। हॉटस्पॉट की डेफिनेशन की बात करें तो हॉटस्पॉट आर स्पेसिफिक रीजंस इन द जीनोम दैट हैव ए मच हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस दैन अदर रीजंस। तो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर या फिर जो ये हॉटस्पॉट जो है ऐसे रीजंस होते हैं किसी भी जीनोम के अंदर, जो आपका डीएनए सीक्वेंस होता है ना उसमें, यानी कि डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर या जीनोम के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर बहुत ईजिली या हो सकता है कि उसकी हायर टेंडेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी, कि वहाँ पर म्यूटेशन हो, वहाँ पर कोई सडन चेंज अचानक से किया जा सकता है या हो सकता है, और वो सडन चेंज जो है परमानेंट हो जाएगा, इनहेरिटेबल रहेगा। तो ऐसे हॉटस्पॉट क्या है, मेनली वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर म्यूटेशन आपका हो सकता है, या आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं जिन पॉइंट पर आपकी म्यूटेशन होने के, या स्पेसिफिक रीजन होते हैं आपकी ये। तो क्लासेस की बात की जाए, एक सेकंड एक बार देख लेते हैं। हॉटस्पॉट देखो यहाँ पे जैसे ये क्रोमोसोम दिखाया गया है, क्रोमोसोम का ये आपका डीएनए सीक्वेंस दिखाया गया। डीएनए सीक्वेंस क्या है इस क्रोमोसोम का, ATGCAT। तो ये आपके हॉटस्पॉट रीजन है कि ATGCAT, इन रीजन्स पर इसके किसी भी पॉइंट पर आपको म्यूटेशन देखने को मिल सकती है। ये है आपका हॉटस्पॉट्स, ठीक है। हॉटस्पॉट्स आर द स्पेसिफिक रीजन इन द जीनोम या फिर डीएनए सीक्वेंसेस दैट हैव ए मच हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है म्यूटेशन होने की दैन अदर रीजन। बाकी के रीजन की बजाय इन पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर जाके आपको म्यूटेशन देखने को मिले, या सडन जो है परमानेंट चेंज आपको देखने को मिले, जो कि इनहेरिटेबल भी रहेंगे। क्लासेस ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो क्लासेस म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं। अब देखो फर्स्ट म्यूटेशन आपको बताया गया है यहाँ पे, जीन पॉइंट म्यूटेशन, कि जीन पॉइंट पे म्यूटेशन होगा। चेंज ऑकर इन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड और ए फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ए जीन। जब भी आपका चेंजेस जो हैं आपके किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर हो रहे हैं, यानी कि आपके जो डीएनए सीक्वेंस है उसके किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर चेंज देखने को मिलेगा, और ए फ्यू न्यूक्लियोटाइड या फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड पर देखने को मिलेगा, तो वो आपका जीन पॉइंट म्यूटेशन होगा, कि जीन के किसी पॉइंट पर म्यूटेशन आपको देखने को मिला है। बेस सब्स्टिट्यूशन जैसे ट्रांजिशन से हो सकता है, ट्रांसवर्जन से हो सकता है। यहाँ पे देखो डीएनए नॉर्मल जो क्या है ATGCTA है, लेकिन म्यूटेंट क्या है, यहाँ पे टी आ गया, सी की जगह क्या आ गया, यहाँ पे टी आ गया, तो ये हो जाएगा आपका बेस सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे ट्रांसवर्जन में क्या है, ये ट्रांजिशन था,
यहाँ पे ट्रांसवर्जन है, यहाँ पे ट्रांजिशन में चेंज हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसवर्जन में क्या हो रहा है ACT या फिर GCT, ठीक है। तो DNA नॉर्मल जो है ATGCTA रहता है, लेकिन म्यूटेंट होने पर ATAC आ गया यहाँ पे TA, ठीक है। तो ये है ट्रांसवर्जन, जिसमें देखो डुप्लीकेट हो रहा है एक तरह से ATAC, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, स्मॉल इंसर्शन हो जाना या फिर डिलीशन हो जाना, ये भी आपका जीन पॉइंट म्यूटेशन होता है। DNA जो नॉर्मल है ATGCTA रहेगा, म्यूटेंट में क्या है ATGACTA हो जाएगा, एक ऐड ऑन हो गया है यहाँ पर। इस म्यूटेंट में क्या है, एक जो है आपका ऐड ऑन हो गया है और यहाँ पर जो है एक आपका लॉस हो जाता है। यूजुअली अफेक्ट ए सिंगल जीन प्रोडक्ट, और ये ज़्यादातर जो जीन पॉइंट म्यूटेशन है ये एक सिंगल जीन के प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, ना कि कंप्लीट क्रोमोजोम को या कंप्लीट DNA सीक्वेंस को, ठीक है। सेकंड जो आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन होगा, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एकदम से सडन परमानेंट एंड इनहेरिटेबल चेंज आ जाता है। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जैसे डिलीशन देखो यहाँ पे ABCDEF है, यहाँ पर CD में से जैसे C को एकदम से डिलीट कर दिया गया, यहाँ पे ABC यहाँ से चला गया, DEF रह गया, तो ये है आपका डिलीशन। डुप्लीकेशन में डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि ABCDEF है, यहाँ पे C पे फोकस करना, ABCC यहाँ पे 2 बार C आ गया, फिर DEF सेम रहेगा, ये डुप्लीकेशन होगा। तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर म्यूटेशन बड़ा ईजी है ये समझना कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाना, और वो काफ़ी परमानेंट रहेंगे और इनहेरिटेबल भी रहेंगे। अब क्रोमोसोम में के स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, डिलीशन से कोई भी जो है इसमें से पॉइंट जो है या DNA सीक्वेंस जो है उसमें से कोई पॉइंट निकल जाता है, डिलीट हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है, कोई पॉइंट दोबारा से आ जाता है, एक साथ डुप्लीकेट हो जाता है। इन्वर्जन में किसी चीज़ को आपने इन्वर्ट कर दिया, ABCD, C से पहले यहाँ पे E लगा दिया गया है और C को यहाँ पर इन्वर्जन चेंज कर दिया गया। इन्वर्जन में क्या है, चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन्वर्जन के केस में क्या है, आपके क्रोमोसोमल के सेक्शन में जो है किसी पॉइंट या DNA सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या है, उसको लोकेट कर दिया गया। अब एक ये क्रोमोसोम है, इसके सेगमेंट देखो ये ABC और DEF सेगमेंट से इसके दूसरे क्रोमोसोम के सेगमेंट क्या है, GHI JKL, तो सेगमेंट चेंज हो गया। इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला सेगमेंट जाकर अटैच हो गया और इस क्रोमोसोम के साथ ये अटैच हो गया, तो ABCJKL ये वाला यहाँ चला गया इस क्रोमोसोम में और ये वाला सेगमेंट जो है इस क्रोमोसोम में अटैच हो गया। तो ये है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, और ये सडन रहेगा, सडन भी हो सकता है और आप इसको इंड्यूस भी कर सकते हो, और ये आपका ये जरूर रहेगा कि परमानेंट रहेगा और इनहेरिटेबल रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरी फॉरवर्ड होगा। मे अफेक्ट मैनी जीन्स, कैन बी बैलेंस्ड, नो लॉस और गेन और अनबैलेंस्ड, ये आपका अफेक्ट कर सकता है बहुत सारी जीन्स को। कैन बी बैलेंस्ड भी हो सकता है जिसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई गेन नहीं हो रहा, और अनबैलेंस भी हो सकता है। क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ वोल क्रोमोसोम, जब सारे के सारे क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन। यहाँ पे स्ट्रक्चरल म्यूटेशन था, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन है, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन है। चेंज इन द नंबर ऑफ वोल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के कंप्लीट नंबर में चेंजेस को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन। जैसे एन्यूप्लॉइडी हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया। एन्यूप्लॉइडी में क्या है, गेन और लॉस ऑफ वन और ए फ्यू क्रोमोसोम, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम को या तो गेन किया जाता है या इसमें लॉस हो जाता है क्रोमोसोम में। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल 2n जो है 4n में हो जाएगा, मोनोजोमी 2n-1 हो जाएगा, ट्रायोजोमी में 2n+1 हो जाएगा। तो ये है आपके नंबर में म्यूटेशन, नंबर में चेंजेस आना। पॉलीप्लॉइडी में क्या है, गेन ऑफ वोल सेट्स, पॉलीप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट गेन हो जाता है। नॉर्मल डिप्लॉइड होता है और फिर ये टेट्राप्लॉइड हो जाता है। नॉर्मल डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हो जाता है, तो पूरा का पूरा सेट जो है ऐड ऑन हो जाता है इसमें क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस को भी आप एक म्यूटेशन बोलोगे, और ये 2 तरह से होता है। एन्यूप्लॉइडी यानी कि सिर्फ उसमें गेन और लॉस होगा एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का, एक या कुछ क्रोमोसोम का, ठीक है। एक क्रोमोसोम भी हो सकता है या कुछ क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, गेन हो रहे हो या लॉस हो रहा हो। देखो फर्स्ट में नॉर्मल में क्या हो रहा है, 2n जो है 4n में हो रहा है तो गेन हो रहा है। मोनोजोमी में 2n-1 हो रहा है तो इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम का। ट्रायोजोमी में जो है ऐड ऑन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये आपका गेन और लॉस हो रहा है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का, ये एन्यूप्लॉइडी है। जबकि पॉलीप्लॉइडी में गेन होता है पूरे के पूरे सेट का, एक सेट कंप्लीट जो है गेन कर लिया जाता है या उसमें ऐड हो जाता है क्रोमोसोम के नंबर में। नॉर्मल डिप्लॉइड जो है 2n होता है और टेट्राप्लॉइड जो है 4n हो जाता है, डबल हो गया। यूजुअली हैज़ लार्ज फिनोटाइपिक इफेक्ट्स, और क्रोमोसोमल नंबर जो म्यूटेशन जो है, क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन जो है ज़्यादातर इनमें फिनोटाइपिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा उसमें फिनोटाइपिक जो ट्रेट है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो म्यूटेशन है वो जीनोमिक म्यूटेशन है, लार्ज स्केल चेंजेस इन द जीनोम। इस म्यूटेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर चेंजेस देखने को मिलेंगे जीनोम के अंदर। ये आपके 3 तरह के हैं, जैसे कॉपी नंबर वेरिएशन, ठीक है, रिपीट एक्सपेंशन या फिर मोबाइल एलिमेंट इंसर्शन। तो ये आप एक बार देख लेना। अफेक्ट लार्ज जीनोमिक रीजन, ये आपके किसको अफेक्ट करते हैं, जीनोमिक रीजन को अफेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन एंड डिजीज, इवोल्यूशन में और डिजीज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीनोमिक म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में क्या किया जाता है, मेनली आपके लार्ज स्केल पर जीनोम के अंदर आप चेंजेस लेकर आते हो, म्यूटेशन लेकर आते हो, एकदम से सडन नहीं होता, ये आप को डिसाइड करते हो लैबोरेटरी में, ये आप म्यूटेशन करते हो मोस्टली। और ये आपका सडन भी हो सकता है, बाय चांस भी हो सकता है कि कोई चोट वोट लगी या कुछ ऐसा हो गया। जीनोमिक म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा जीन्स के अंदर, ठीक है। ये आपका जैसे कॉपी नंबर वेरिएशन में है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, DD आपको 2 बार देखने को मिल रहा है इस केस में, ठीक है।
CNV डिलीशन हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से C जो है डिलीट हो गया। सेम इसी तरह से जैसे इसमें हो रहा था ना आपका जीन पॉइंट म्यूटेशन में हो रहा था डिलीशन, सॉरी इसमें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में हो रहा था, इसी तरह से हो जाएगा जीनोमिक म्यूटेशन में भी। जीनोम से जो है आपका डिलीशन हो रहा है, यहाँ पे आपका जो नॉर्मल में जो है इस तरह से DDE देखने को मिला, डुप्लीकेशन में क्या डुप्लीकेट हो जाएगा। CC देखो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपका जीनोम है ABCCDDE, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, AB तक जा रहा है लेकिन C नहीं है इसमें, यानी कि एक सेगमेंट यहाँ पे लॉस हो गया, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे डुप्लीकेशन यानी कि एक सेगमेंट यहाँ पे डबल हो गया, CC इसमें डबल हो गया, DDE हो गया। तो ये है आपका कॉपी नंबर वेरिएशन, ये नंबर में वेरिएशन आ जाएगा जीनोमिक म्यूटेशन में। सेकंड है रिपीट एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन है उनमें आपका रिपीटेशन देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मल जो है CAG 10 है, लेकिन रिपीटेशन के बाद ये 30 हो रहा है, CAG 30 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ये आपके सेगमेंट्स हैं आपको डबल ट्रिपल देखने को मिलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जीनोम में जो है म्यूटेशन ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। मोबाइल एलिमेंट इंसर्शन, नॉर्मल जो है जीन के बीच में कोई ट्रांसपोजोन नहीं है, लेकिन इंसर्शन के टाइम पर जीन के बीच में ट्रांसपोजोन को ऐड कर दिया गया, ये भी आपका जीनोमिक म्यूटेशन है, यानी कि आपने इसमें किसी चीज़ को ऐड किया, ट्रांसपोजोन को ऐड कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये लार्ज जीनोमिक रीजंस होते हैं, इनको अफेक्ट करता है और इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन और डिजीज़ के लिए। एक इंपॉर्टेंट जो इसमें की टेक अवे दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि देखो म्यूटेशन जो होता है अराइज स्पॉन्टेनियसली, एकदम से होने वाली प्रोसेस है, अचानक से होगी, और ड्यू टू म्यूटेजेंस या फिर म्यूटेजेंस की वजह से होती है, एंड आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, और अल्टीमेट सोर्स होती है या तो स्पॉन्टेनियसली अचानक से हो रही है या फिर म्यूटेजेंस की वजह से हो रही है, लेकिन ये जेनेटिक वेरिएशन जरूर लेकर आएगी, ये कन्फर्म्ड है। दे मे बी हार्मफुल, न्यूट्रल और बेनिफिशियल। जो म्यूटेशन होती है ये हार्मफुल भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड कंटेक्स्ट। ये आपके नेचर पर डिपेंड करती है, आपके म्यूटेशन के नेचर पर डिपेंड करती है, किस तरह का नेचर है म्यूटेशन का, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हार्मफुल रहेगा म्यूटेशन, बेनिफिशियल रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है कि ये इनहेरिटेड होती हैं और जेनेटिक वेरिएशन लेकर आती है। म्यूटेशन हमेशा जेनेटिक वेरिएशन लेकर आएंगी, दैट मीन कि जो ऑर्गेनिजम्स है और जो आने वाली जो उनके न्यू ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगी। या आपका स्पॉन्टेनियस होता है, अराइज स्पॉन्टेनियसली देखने को मिलेगा, या फिर आपको म्यूटेशन से देखने को मिलेगा जो हम लैबोरेटरी में म्यूटेशन करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आपको बताया गया है म्यूटेशन हॉटस्पॉट के बारे में बता दिया गया है, डेफिनेशन डाल दी गई है। हॉटस्पॉट्स आर स्पेसिफिक रीजंस इन DNA वेयर म्यूटेशंस ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली दैन इन अदर रीजंस ऑफ द जीनोम। किसी भी जीनोम में ऐसा रीजन जहां पर काफ़ी फ्रीक्वेंटली कोई म्यूटेशन देखने को मिल सकता है DNA सीक्वेंसेस में, ऐसे रीजन को हॉटस्पॉट्स कहते हैं। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट आर द स्पेसिफिक रीजन ऑन द DNA वेयर द म्यूटेशंस आर मोर फ्रीक्वेंटली हैपन्स या फिर मोर फ्रीक्वेंटली ऑकर दैन इन अदर रीजन्स ऑफ द जीनोम। वो ज़्यादातर ऐसे रीजन्स पर म्यूटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी उस जीनोम के अंदर या DNA सीक्वेंस के अंदर। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे स्पेसिफिक रीजन को ही हॉटस्पॉट कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रीजंस फॉर हॉटस्पॉट, सर्टेन DNA सीक्वेंसेस आर मोर प्रोन टू एरर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। वो सारे DNA सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं एरर्स के लिए, कि वहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगा और एरर्स आ जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस, यहाँ पर आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगी हॉटस्पॉट पर, कि बार बार आपको सीक्वेंसेस में रिपीटेशन देखने को मिल सकता है। जैसे हमने पढ़ा था ना ABC देखने को दोबारा से आ गया, तो रिपीटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू केमिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस, तो ये जो म्यूटेशन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल और एनवायरमेंटल डैमेज भी आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट क्लासेज ऑफ म्यूटेशन देख लेते हैं। जीन पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पढ़ चुके हैं। जीन पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है? दीज इन्वॉल्व चेंजेस इन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। जीन पॉइंट म्यूटेशन में क्या है? सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, किसी भी DNA सीक्वेंस के सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, और ए स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ रहे हैं, उसको जीन पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। टाइप्स जो है सब्सटीट्यूशन, वन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, एक को रिप्लेस कर दिया गया। इंसर्शन, एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, या फिर डिलीशन, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द DNA, या DNA से किसी को निकाल दिया या ऐड कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके जीन पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड या स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगी। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो है दीज इन्वॉल्व चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये किस तरह से हो सकता है? डिलीशन से हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, किसी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट यहाँ से लॉस हो गया। रिपीटेशन ऑफ ए सेगमेंट, आपको डुप्लीकेशन देखने को मिल सकता है, किसी सेगमेंट जो है दोबारा से रिपीट हो रहा है किसी क्रोमोसोम में। इन्वर्जन, सेगमेंट ब्रेक्स एंड रिजॉइन इन रिवर्स ऑर्डर। जो इन्वर्जन क्या है कि अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, कि वो आपके रिवर्स ऑर्डर में जो है आपका कोई सेगमेंट ब्रेक होकर के वापस से ज्वाइन कर गया, तो वो है इन्वर्जन आपका। और ट्रांसलोकेशन क्या है? सेगमेंट मूव्स टू अनदर क्रोमोसोम, सेगमेंट जो है दूसरे ही क्रोमोसोम में जाकर के ऐड हो जाता है, तो वो आपका हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, कि उसने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया है। तो ये होते हैं आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ऐसे म्यूटेशन जो क्रोमोसोम में देखने को मिलेंगे, चार तरह से देखने को मिलेंगे। या तो आपके क्रोमोसोम से किसी सेगमेंट का लॉस हो जाएगा, वो डिलीशन होगा, या फिर आपके क्रोमोसोम में किसी सेगमेंट का रिपीटेशन हो जाएगा, या फिर आपका कह सकते हो आप उसमें रिपीटेशन देखने को मिला या डबल हो गए हैं वो, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। और किसी क्रोमोसोम में अगर आपको सेगमेंट ब्रेक डाउन होकर के दोबारा से रिजॉइन कर लेता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कर लेता है,
तो वो आपका इन्वर्जन होगा। ट्रांसलोकेशन क्या है, सेगमेंट जो है मूव हो जाते हैं किसी और क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो हो जाएगा ट्रांसलोकेशन कि आप उसने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया। तो इस तरह का म्यूटेशन जो है ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देखने को आपको मिलेंगे। जीनोम म्यूटेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल चेंजेस, यानी कि यहाँ पे नंबर में चेंजेस आएंगे, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आएंगे। दीज इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक ऐसा म्यूटेशन जिसकी जैसे क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं वो आपका जीनोम म्यूटेशन होता है, न्यूमेरिकल चेंजेस भी बोलते हैं। एनीप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी में गेन और लॉस हो सकता है ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ऐड भी हो सकते हैं या फिर रिमूव भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन जो होती है वो एनीप्लॉइडी कही जाती है। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स की 2 कंप्लीट सेट होंगे क्रोमोसोम के, उनका प्रेजेंस जो है पॉलीप्लॉइडी को शो करेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर डबल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिलेंगे, 2 कंप्लीट सेट्स आपको देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम के। तो पॉलीप्लॉइडी क्या है, जहाँ पर आपके क्रोमोसोम का नंबर जो है डबल होता हुआ दिखाई देगा, 2n से आपका 4n हो जाएगा, ठीक है। और डिप्लॉइडी से आपका टेट्राप्लॉइडी यहाँ पे बन जाएगा, तो इस केस में ये पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। एनीप्लॉइडी में गेन और लॉस दोनों ही हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम के, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम जो है जहाँ पर ऐड भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकता है, उसको एनीप्लॉइडी बोलते हैं। ये है चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और समरी में देखा जाए म्यूटेशन क्या है, हेरिटेबल चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंसेस। म्यूटेशन क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस जो हेरिटेबल रहेंगे और डीएनए सीक्वेंसेस में आपको देखने को मिलेंगे, यह म्यूटेशन। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, डीएनए रीजन्स विद ए हाई म्यूटेशन रेट, डीएनए सीक्वेंस में ऐसे रीजन जहाँ पर म्यूटेशन ज़्यादा चांसेस है म्यूटेशन के होने के, तो ऐसे रीजन्स को हॉटस्पॉट कहेंगे। क्लासेस ऑफ म्यूटेशन, क्लासेस क्या है आपके म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं, जीन पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है और जीनोम म्यूटेशन होता है। जीन पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीनोम म्यूटेशन। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ म्यूटेशन। आपको बता दिया गया, बेस सब्स्टिट्यूशन बता दिया गया, ये हम कर चुके हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने पढ़ना है। म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए सीक्वेंसेस और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर नंबर, तो इसको बोला जाता है म्यूटेशन। डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाना, क्रोमोसोम के नंबर में या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाना ही जो है आपका म्यूटेशन कहा जाता है। ए जीन पॉइंट म्यूटेशन में चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ ए जीन, एक जीन के न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ जाना, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड या रिमूव हो जाते हैं, तो ये 1 जीन जो है म्यूटेशन होता है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका टाइप दे दिए गए, बेस सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया, जीनोम म्यूटेशन हो गया और जीन एक्सप्रेशन म्यूटेशन हो गया। तो ये सारे टाइप्स दिए गए हैं। इसके अलावा अदर म्यूटेशन भी दिए गए हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है, सोमैटिक म्यूटेशन क्या है, जर्म लाइन म्यूटेशन क्या है, और की पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जैसे की पॉइंट्स दिया गया है, म्यूटेशंस क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, कि म्यूटेशन हमेशा जेनेटिक वेरिएशन लेकर आएंगे। सम आर हार्मफुल, सम न्यूट्रल एंड सम बेनिफिशियल। कुछ आपके हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। दे आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और जो आपके म्यूटेशन होते हैं यही रॉ मटेरियल का काम करते हैं, कच्ची सामग्री होती है ये, कि कोई भी चीज़ इवोल्व हो रही है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर इवोल्व हो रही है, ठीक है, या उसमें कोई एनहांस हो रहे हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई बेटरनेस आ रही है उसमें, ठीक है। तो अदर म्यूटेशन में भी देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होते हैं, एकदम से होने वाले, ओके, नेचुरली ड्यू टू एरर्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन और केमिकल चेंजेस, लो फ्रीक्वेंसी रहेगी इसमें। इंड्यूस म्यूटेशन को आप इंड्यूस करते हैं म्यूटेजन से, कॉज्ड बाय म्यूटेजन्स, एंड एग्जांपल यूवी रेज हो गया, जैसे एक्स रेज हो गया, या फिर केमिकल म्यूटेजन्स हो गया जिसमें EMS या फिर 5BU हो जाएंगे। तो ये आपके इंड्यूस म्यूटेशन होते हैं, इनको आप लेबोरेटरी में खुद ही ऐड करते हैं किसी जीनोम में या फिर डीएनए सीक्वेंस में। सोमैटिक म्यूटेशन क्या होते हैं, ओके, इन बॉडी सोमैटिक सेल्स के अंदर जो देखने को मिलेंगे म्यूटेशन, वो आपके सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं, नॉट इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं होते। मे कोज कैंसर का कोज कर सकते हैं, जैसे आपके कैंसर सेल्स होते हैं तो उनके अंदर आपको म्यूटेशन देखने को मिल जाती है। और मोजाइसिज्म में, ठीक है, जर्म लाइन म्यूटेशन क्या होता है, ओकरेंस गैमेट्स। जर्म लाइन म्यूटेशन हमेशा आपको गैमेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, स्पर्म और एग्स के अंदर, और देयर प्रीकर्सर्स या फिर उनके प्रीकर्सर्स में, इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग, और ये इनहेरिट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग के द्वारा। हाउ डू सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन एंड केमिकल्स कोज म्यूटेशन। अब देखो हमें पता लग गया कि रेडिएशन और केमिकल्स भी म्यूटेशन कराते हैं किसी जीनोम में, लेकिन ये कराते कैसे हैं वो जानना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि रेडिएशन, किस तरह की रेडिएशन और कैसे वो म्यूटेशन का रीजन बनती है, या कौन से केमिकल्स होते हैं और केमिकल किस तरह से म्यूटेशन लेकर आते हैं जीनोम में। म्यूटेशन कॉज्ड बाय रेडिएशन एंड केमिकल्स, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल एजेंट्स, रेडिएशन एंड केमिकल म्यूटेशंस। म्यूटेशन जो है आपके इंड्यूस किए जा सकते हैं किसी भी फिजिकल एजेंट से, जैसे कि कोई रेडिएशन है, कोई किसी रेडिएशन से म्यूटेशन कर सकते हो आप किसी जीनोम के अंदर, या फिर केमिकल म्यूटेशन से किया जा सकता है। दीज एजेंट्स अल्टर द डीएनए स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये जो एजेंट होते हैं, ये जो रेडिएशन हुआ या फिर केमिकल म्यूटेशंस हुए, ये डीएनए स्ट्रक्चर में या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस लेकर आएंगे, लीडिंग टू परमानेंट जेनेटिक चेंजेस। और किस तरह से लेके आएंगे, परमानेंट जेनेटिक चेंजेस होगा कि वो आगे भी इनहेरिट किए जा सकते हैं, ऐसे चेंजेस आएंगे। म्यूटेशन कॉज्ड बाय रेडिएशन। अब देखो म्यूटेशन देख लेते हैं कि रेडिएशन से कैसे म्यूटेशन होता है, चेंजेस कैसे आते हैं जीनोम के अंदर रेडिएशन के द्वारा। तो रेडिएशंस आर हाई एनर्जी वेव्स और पार्टिकल्स दैट डैमेज डीएनए। रेडिएशंस क्या होती हैं, ऐसी हाई एनर्जी वेव्स होती हैं या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। हाई एनर्जी वेव्स, या फिर आप इसको बोलोगे हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट कैन डैमेज द डीएनए। टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन हो गई, एग्जाम्पल जैसे आपके आयनाइजिंग रेडिएशन में आपके एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, तो ये आपके म्यूटेशन को करती हैं या डैमेज कर सकती है डीएनए के सीक्वेंस को। अफेक्ट कैसे करती है कि डीएनए स्ट्रैंड को ये ब्रेक कर देती हैं, कोई डिलीशन करा सकती हैं, इन्वर्जन करा सकती हैं, या फिर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स भी करा सकती हैं। आपकी एक्स रेज और गामा रेज की बात हो रही है। कैन प्रोवाइड पॉइंट म्यूटेशंस
और लार्ज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। और जो आपकी ये रेडिएशंस होती है इनकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि किसी जीन में किसी पॉइंट पर म्यूटेशन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर लार्ज क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। एक क्रोमोसोम पर लार्ज अमाउंट में एक म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में जैसे एग्जांपल है आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है आपके नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, इसमें कोई आयंस नहीं होते। आयंस जो होंगे आपके एक्स रेज और गामा रेज में होंगे, और ये जो है लार्ज अमाउंट में जो है म्यूटेशन ला सकती है किसी जीनोम में, और ये जो है दो तरह से ला सकते हैं, क्रोमोसोमल में लार्ज अमाउंट में ला सकते हैं, या फिर जीनोम पॉइंट में भी ये म्यूटेशन ला सकती हैं। अफेक्ट जो है आपका अगर बात की जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की, कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ थायमीन डाइमर, टू एडजेसेंट थायमीन बेसेस बॉन्ड टुगेदर। दो एडजेसेंट एक साथ जुड़ी हुई थायमीन जो है वो अपनी बॉन्ड बना लेंगी एक साथ, तो इस तरह से थायमीन डाइमर बना सकते हैं। डिस्टॉर्ट द डीएनए स्ट्रक्चर, और ये डीएनए के स्ट्रक्चर को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इंटरफेयर्स विद डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये इंटरफेयर कर सकती है डीएनए के रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल म्यूटेशन की, देखो हमने रेडिएशन वाला म्यूटेशन देख लिया कि रेडिएशन से म्यूटेशन कैसे हो सकता है। दो तरह से हो सकता है आपका आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है आपका एक्स रेज और गामा रेज से हो सकता है, क्रोमोसोमल और वन जीन जो है आपकी पॉइंट जीन म्यूटेशन आपको देखने को मिल सकती है, या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, इनसे भी जो है म्यूटेशन आपको देखने को मिल सकती है किसी भी जीनोम में या डीएनए सीक्वेंस में ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल म्यूटेजेंस, इनसे कैसे हम म्यूटेशन लेकर आ सकते हैं, या म्यूटेशंस कॉज्ड बाय केमिकल म्यूटेजेंस। केमिकल सब्सटेंसेस कैन अल्टर डीएनए बेसिस और इंटरफेयर विद रेप्लिकेशन। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी डीएनए बेसिस को अल्टर कर सकते हैं या फिर इंटरफेयर कर सकते हैं उनकी रेप्लिकेशन में, लीडिंग टू म्यूटेशन, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। मेजर टाइप्स जैसे बेस एनालॉग्स की बात करें, केमिकल्स दैट रिजेंबल नॉर्मल डीएनए बेसिस, ऐसे केमिकल्स जो कि रिजेंबल करते हैं नॉर्मल डीएनए बेसिस को, तो वो भी जो है रीजन बन सकते हैं म्यूटेशन का। दे गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर। और एग्जांपल जैसे ब्रोमोरासिल, ये नाम एक बार देख लीजिएगा किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। एक्ट्स लाइक थायमीन की तरह काम करता है। अफेक्ट क्या है, कॉजेज बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इसका काम क्या है, कैसे कॉज करेगा कि ये बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का काम करेगा। अल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे आपके एग्जांपल है इथाइल मिथेन सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस है ये आपकी मस्टर्ड गैस। अफेक्ट कैसे करेगी, ऐड अल्काइल ग्रुप्स टू डीएनए बेसिस में अल्काइल ग्रुप ऐड कर देगी, चेंज द बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए की बेस पेयर प्रॉपर्टी को कंप्लीटली चेंज कर देगी। मिस पेयरिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड म्यूटेशन, मिस पेयर कर जाएगी रेप्लिकेशन के टाइम पर म्यूटेशन में। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होंगे जैसे एग्जांपल है एक्राइडीन डाइज, एथिडियम ब्रोमाइड, अफेक्ट द इंसर्ट बिटवीन एडजेसेंट डीएनए बेस पेयर, डिस्टोर्ट द डीएनए हेलिक्स, रिजल्ट कॉजेज इंसर्शन और डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समरी की मैं बात करें, देखो समरी में मेन चल जाती है कि म्यूटेशन जो है टाइप क्या है, मैकेनिज्म क्या है और रिजल्ट क्या है। आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो ब्रेक्स कर देती है डीएनए स्ट्रैंड को और क्रोमोसोमल म्यूटेशन लेकर आती है, जो आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, जैसे एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो थायमीन डाइमर बनाती है, फॉर्म थायमीन डाइमर, और रेप्लिकेशन एरर, ये एरर्स को रेप्लिकेट कर देती है। अगर किसी जीनोम में कोई एरर है तो उसको रेप्लिकेट कर देगी, तो वो जो है डुप्लीकेट हो जाएगा, वहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा और वो डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल इस तरह से होता रहेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, जो आपकी सूर्य से भी मिलती है आपको, ठीक है, सनलाइट से मिलती है। बेस एनालॉग जो है आपका रिप्लेस नॉर्मल बेसिस, ये आपका रिप्लेस कर देता है नॉर्मल बेसिस को। और सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। अल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं डीएनए बेसिस को, और इसका रिजल्ट क्या है, मिस पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। मॉडिफाई जब डीएनए बेसिस जो है मॉडिफाई हो जाएंगे अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से, तो मिस पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं इंसर्ट बिटवीन बेसिस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुझे अब रेस्ट चाहिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से, जहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन ए नॉनसेंस म्यूटेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीन एंड एनकोडिंग ट्रांसपोजेज विद इन ए ट्रांसपोजोन। तो जो है एक कोई भी नॉनसेंस म्यूटेशन अगर हो जाता है किसी जीन के अंदर, तो वो किस तरह से एनकोड करता है ट्रांसपोजेज, एक ट्रांसपोजोन के अंदर ट्रांसपोजेज को किस तरह से एनकोड करता है, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक इस वीडियो को आप देख लीजिए, अगर एक बार समझ आए तो दूसरी बार जरूर देखिएगा, और आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है, तो आप कोशिश करना एडजस्ट करने की, और लेकिन जो भी आपके फीडबैक है वो मुझे जरूर कमेंट में बताना, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर देना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो भी मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप तक आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।